एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन और ये है हरमला हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज भी एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं। आज वैसे क्या है, जुमेरात है, 6 ज़िलक़ादा 17 जून 2021 है। ये अखबार से पढ़ के पता होता है, इतना मुझे याद नहीं है। अच्छा, इसके साथ 4 हाड़ की तारीख भी आपको पता है? हाड़ मतलब वो महीना जिसको बहुत ज्यादा शदीद गर्मी का महीना कहा जाता है। इसकी बड़ी कहावतें भी हैं पंजाब में। अच्छा, आपने हाड़ की बात की। अच्छा चले, आज सुबह सुबह ना हम आपसे पहले हम पोल बताते हैं, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। अच्छा जी, पोल क्या है कि हमने 2-3 दिन से देखा कि कौमी असेंबली में जो हंगामा राई हो रही थी, क्या गवर्नमेंट और अपोजिशन आपस में मफाहमत कर पाएगी, हाँ या नहीं? इस हवाले से हमारा आज का पोल है। हम चाहेंगे कि इस पोल पे आप जरा हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपनी राय का इजहार करें, फिर हम इसके रिजल्ट्स भी शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो हंगामा राय हुई ना, ये कुछ इस पे आज हमने बड़ी डिटेल बात करनी है। चलिए इमरान, पोल के बाद मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। आपको पता है पंजाब का कल्चर क्या है? बिल्कुल मुझे पता है। बीइंग पंजाब का कल्चर मुझे बिल्कुल मालूम है। पंजाबी लोग बड़े दिल के खुले होते हैं, खाने खाते हैं। पंजाब का जो मौसीकी है, पंजाब के जो सकाफती रक्स हैं, जो गीत हैं, जो धरती है, कल्चर, ज़रात, बहुत कुछ है पंजाब की कल्चर। ऐसी बातें कर रहे हैं आप। आपको अगर पंजाब का कल्चर देखना है ना, तो आप सियासतदानों से पूछे। वो कहते हैं पंजाब का कल्चर गाली देना है। और ये एक नई मंतक आई है रोहेल असगर साहब की जानिब से कि आप गालियां देंगे, हमारा कल्चर का हिस्सा है। मायूस कुन स्टेटमेंट कल रोहेल असगर साहब की पंजाब के लिए। उनसे जब पूछा गया कि आपने गाली क्यों दी, बजाय इसके कि वो अली नवाज ने भी गाली दी थी। और अली नवाज की बड़ी अच्छी बात मुझे उनके एक टीवी शो में लगी। उन्होंने कहा जिस बात को मैं घर जस्टिफाई नहीं कर सकता, मैं टीवी पे कैसे जस्टिफाई करूं, मेरी गलती है। और उन्होंने माफी मांगी। रोहेल असगर साहब ने कहा ये पंजाब का कल्चर है, तो आई थिंक वी शुड फील अशेम्ड अ बिट ऑन इट कि हम क्या करें। और कल किसी ने बड़ा अच्छा लिखा कि क्या आप अपने घर में भी गाली दे के बात करते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब का कल्चर इज समथिंग एल्स। पाकिस्तान और मैंने रोहेल असगर साहब को किसी और टीवी चैनल पे भी देखा सुनते हैं, और वो यही कह रहे थे कि कोई गाली नहीं चाहिए, तो पंजाब दी और जगह गालियां देते नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो बड़ी कोई अफसोसनाक की बात है। सबसे पहले उनके घर वालों को और फिर उनके वोटर्स को, जो उनको वोट देते हैं लाहौर से, वो मेंबर नेशनल असेंबली, उनको सोचना पड़ेगा कि क्या उनके नुमाइंदे जिनको वो वोट कर रहे हैं वो उनको सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि पंजाब का कल्चर है गाली देना, जो कि कतई तौर पे नहीं है। अगर हम में से किसी के मुंह से गाली निकलती भी है या कोई देता भी है गुस्से के आलम में, तो ये एक बुरी बात है, ये गलत बात है और इसको कंडेम करना चाहिए। चलो जी, सुबह सुबह हमने वैसे ना, मैं तो इस बात करने को भी दिल नहीं कर रहा जो हम इतने 2-3 दिन से मनाजर देख, लेकिन स्टिल जी हमारे शो में आज बहुत कुछ होगा सेगमेंट्स की शक्ल में। कुछ हमारे पास इंटरेस्टिंग मेहमान भी होंगे, लेकिन आगाज क्वेटा की हार की भी बात करें आज की हेडलाइन से। कौमी असेंबली इजलास में किताबों के बाद बोतलों से वार, ऐवान बगैर मफाहमत के नहीं चलेगा। स्पीकर असद कैसर ने रोलिंग दे दी। डिप्टी स्पीकर के बाद स्पीकर भी नहीं चाहिए। ओपोजिशन ने ठान ली, तहरीकी अदम एतमाद लाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। मैं कानून तोड़ूं, मेरे खिलाफ एक्शन लें, वरना मैं एक्शन लूंगा। वजीर आजम की कानून नाफिज करने वाले इदारों को वार्निंग। सहराए थर में संगरी रायता कैसे बनता है, देखिए सेगमेंट सफर है शर्त में। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। ख़वातीन हज़रात, आज जुमेरात है। पीटीवी के पहले अनाउंसर तारिक अजीज को अपने चाहने वालों से बिछड़े 1 साल बीत गया। देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। आज हम तारिक अजीज साहब को याद करेंगे अपने शो पर, प्रॉपर्ली इनके हवाले से बात भी करेंगे। पीटीवी के पहले अनाउंसर, और आज इस लेजेंड को हम अपने शो में ट्रिब्यूट भी पेश करेंगे। लेकिन अभी हम आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। सबसे पहले वही कौमी असेंबली की बात, वही इजलास, वही किताबें, वही गालम गलोच पिछले 3 दिन से जारी है, उसी पे बात करेंगे। इस पर मुंतखब नुमाइंदे शर्मिंदा हो या ना हो, लेकिन वोटर्स के सर शर्म से जरूर झुक गए हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। आइन साज इदारे 3 दिन से मुसलसल शोर शराबा, नारेबाजी, धक्कम पेल, मार कुटाई, हंगामा आराई और हुल्लड़बाजी जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानब स्पीकर कौमी असेंबली बेबस नजर आते हैं गालम गलोच और हंगामे के सामने, लेकिन उन्होंने इसमें मुलव्वस 7 अफराद जो थे, 7 जो अरकान कौमी असेंबली थे, उन पर पाबंदी लगाई। इसके बावजूद अरकान कौमी असेंबली बाज नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे प्रोमिनेंट नजर आने वाले मुराद सईद साहब, जो कि प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं, वजीर मवासलात हैं,
उन पे पाबंदी नहीं लगाई असद कैसर साहब ने, मे बी बिकॉज ऑफ द सेम प्रोविंस, मे बी बिकॉज वो वजीर हैं या इमरान खान साहब के पसंदीदा वज़रा में से हैं, ये हमें नहीं पता, लेकिन उन पे पाबंदी नहीं लगी। अच्छा जी, अरकान असेंबली तो बाज नायब रवान के तकद्दुस की भी धज्जियां उड़ाई, हमने सब ने देखा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की 3 दिन से तकरीर मुकम्मल नहीं हो रही है और स्पीकर कौमी असेंबली भी ऐवान की कार्रवाई चलाने में बहुत बेबस नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान ने खासा शोर शराबा और नारेबाजी की। इसी दौरान अपोजिशन बेंचों से बोतल फेंकी गई जो हुकूमती रुकन अकरम चीमा की आंख पर लगी और वो जख्मी हो गए, जिसके बाद स्पीकर ने मामलात हल कराने की इजलास की कार्रवाई 3 बार उनको मुलतवी करना पड़ी। गवर्नमेंट ने ऐवान को पुरसकून रखने के लिए अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। कवायद और ज़वाबित पर मशावरत के लिए अपोजिशन को पेशकश भी की गई है, लेकिन अपोजिशन ने फौरी तौर पर गवर्नमेंट से बातचीत करने से माजरत कर ली और अपोजिशन तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार स्पीकर कौमी असेंबली को करार दे रही है। बिल्कुल, और स्पीकर के फैसलों को मुस्तरद भी कर रही है और उनके खिलाफ उन्होंने तहरीक अदम एतमाद लाने का भी फैसला किया है और इस हवाले से अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी भी बना दी गई है जो तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मुशावरत और वक्त का तयन करेगी। आज चौथे दिन भी कौमी असम्बली का इजलास होना है। गवर्नमेंट और अपोजिशन की कमेटियां बन गई हैं, राबिते भी किए जा रहे हैं और इससे पहले आपको याद होगा असद कैसर साहब ने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक रब्ता भी किया था और इस सूरत हाल पर बातचीत की थी कि अफ़ाम व तफ़हीम से जो ऐवान की कार्रवाई है उसको चलाया जाए। अब ये मफामत होती है नहीं होती, सदाकत अली अब्बासी साहब मेंबर नेशनल असेंबली हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, उनसे ज़रा बात इसी हवाले से करते हैं। सदाकत साहब, ताज़ा तरीन क्या है? चूँकि इसने मारा नहीं, उसकी गलती नहीं, उसकी गलती है, इसने चूंकि ये बोला, मैंने इसके जवाब में बोला, ये तो हम 2-3 दिन से सुन ही रहे हैं, डिस्कस कर ही रहे हैं। ताज़ा तरीन पेशरफ्त क्या है? क्या कोई मैकेनिज्म बना है? ऐवान तो चलाना है, कार्रवाई तो चलानी है, ऐसे तो नहीं चलेगा। और जब ऐवान या कार्रवाइयाँ नहीं चलती, आपको मालूम है इसका नुकसान सबसे ज़्यादा हुकूमतों को होता है। अपोजिशन का तो काम एहतजाज करना ही होता है, उसके पास तो और करने को कुछ होता नहीं है। तो कोई चीज़ सामने आई है, डेवलपमेंट हुई है कोई इस पर? जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम आपके नाज़रीन को और आपको। बिल्कुल बड़ी अफसोसनाक बात है कि जो कुछ भी हुआ। देखिए, हुकूमत ने अपनी तजावीज़, बजट तजावीज़ को ऑपोजिशन ने उनमें सुनना होता है। अगर अच्छी हो तो चलो चुप हो जाते हैं, बुरी हो तो तनकीद करनी होती है, बाज़ औक़ात एहतजाज भी होता है, लेकिन कभी ये नहीं होता कि जब वज़ीर ख़जाना खड़ा हो, पहली बात करने से पहले ही शोर शराबा हो जाए और वो सुनना ही ना चाहे, जहाँ से उनकी सीरियसनेस का अंदाजा। और हमें पता है कि उनको इस बात का पूरा अंदाजा है कि जिस तरह हुकूमत ने मईशत को संभाल लिया और जिस तरह बजट हम बार बार अच्छा बजट हमने दिया और पास भी करवा लेंगे, तो उनको सवाए शोर शराबे के उनके पास था कुछ नहीं। अब उसके बाद जो कुछ भी हुआ, चले आपने कहा जिसने शुरू किया जिसने रिया, अब अगर आप अपोजिशन ये तैयार करे कि उसने हुकूमत को तो सुनना नहीं है, लेकिन उनके जो मतलब जो लोग आए हैं जिनको जो मईशत पे तकरीरें करें, जिन्होंने पिछले 30-40 साल में इसको बर्बाद किया, वो हम बैठ के सुनते रहे, जो हमारी किसी बारी आए तो वो ना सुने, तो इस तरह बात चलती नहीं होती। सियासत में इस तरह नहीं होता कि आप ठीक है, हमारी मजबूरी वो है, उनकी मजबूरी हमें। तो बहरहाल अब अगली बात यह है कि आज फिर इजलास है 12 बजे और उससे पहले दोनों साइड के 6 बंदों की कमेटी बनाई है और वो तय कर लें कि मिनिमम जो है, अगर कोई बात अंडरस्टैंडिंग होती है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो कहें कि जब भी इमरान खान आएंगे, वजीर खजाना आएंगे, हम उनको बोलने नहीं देंगे, लेकिन आप हमारों को बोलें। हमारे जो हुकूमती लोग हैं उनके बोलने की इसलिए भी तो वजह जरूरी है कि उन्होंने तो कौम को अपना बजट देना है और वही बजट कौम की जिंदगियां में असर डालेगा। लेकिन अपोजिशन को खाली हवाई तकरीरें ही करनी है। इसमें आपको मुझसे बहुत बेहतर पता है कि एक इजलास के ऊपर लाखों रुपए कौम के लगते हैं, लाखों रुपए टैक्स के पैसे के लगते हैं, जिसके TADs मिलते हैं आप लोगों को, पार्लियामेंटेरियंस को, जो खर्चा वहां पे होता है, हमें मालूम है कि कितना ज्यादा खर्चा आता है। तो किसी को एहसास है, आप समेत, आपकी पार्टी समेत या अपोजिशन समेत भी, कि जो इतने लाखों रुपए कौम के लग रहे हैं, ये किसने देने? आप सब जवाब दें, कौम को टैक्स पेयर्स का पैसा जाया हो रहा है 3-4। देखिए, लाखों करोड़ों रुपए लगा के हमने कोई 8,500 अरब रुपए का पूरे कौम पे इखराजात करने का तखमीना कौम के सामने लगाया। अच्छा। हमने पिछले 6 महीने जो 8 महीने मेहनत की अगला साल चलाने के लिए, वो हम कौम के सामने रखना चाहते हैं। अगर कोई लोग इस सारे को सैबोटाज करते हैं तो आप एक ही लाठी से सबको ना नहाके, आप कहें कि ठीक है जी, हम क्या हमारे कोई बजट पेश करने में कोई कमी थी, कोई उस बजट पेश करने में अगर कोई चीज कम थी, वे तो हम जिम्मेदार हैं, हम तो उस पे उनकी तजावीज चाहते हैं, तो वो अगर तजावीज ना दे, एक तो बात होगी चले। अब उसके बाद एक आपने एक जुमला सुन लें, आपने कहा कि जिम्मेदारान, देखिए हमारे लोगों से भी कोई गालम गलोच हो गया,
सब ने आके माफी मांगी, उसको सही। गलत कहा, मैं भी गलत कहता हूँ। ठीक। नून लीग की तो पॉलिसी है कि गालियां देना पंजाब का कल्चर है, लिहाजा जो गालियां देते हैं वो घर में भी गालियां देते माफी हैं। के बाद कल इसलिए फिर हो बाहर भी गया आके ना। माफी के बाद कल फिर हो गया। नहीं, कल तो सिर्फ पीटीआई के लोगों को उन्होंने बोतलें मारी और पीटीआई के लोग जख्मी हुए। बता दें एक कोई चीज, किताब, कोई कागज भी उस तरफ गया हो, मैं तो सही। मौजूद था सारा टाइम। लेकिन अच्छा, उन लोगों ने टारगेट करके सैनिटाइजर की बोतल मारी जिससे हमारा एमएनए जख्मी हुआ। अगर ये बराबरी होती तो वहां से भी कोई आपको जख्मी नहीं हुआ ठीक था। हमारी मलिका बुखारी जख्मी है, उनकी आंख का बिल्कुल, बड़ा वो serious हमें मसला हुआ है। बिल्कुल अपडेट में मिली। तो- सदाकत अली भाई साहब, ठीक, हम ये समझते हैं कि ये एक माहौल होता है कि गवर्नमेंट अगर कुछ चीज़ पेश करती है, कोई बिल पेश करती है, बजट पेश करती है, ऑपोजिशन उस पर तनकीद करती है, लेकिन हमने ये पहली बार देखा कि गवर्नमेंट ने भी इस मामले में भरपूर किस्म की जो कहने शोर शराबा किया, मामला हुए। बहुत ही अफसोसनाक हमें जो जुमले हैं, जो हुल्लड़बाजी है, वो हमें देखने को मिली। दूसरी तरफ हम जाएं तो स्पीकर साहब की तरफ भी हम देखें तो वो भी इस सारी सिचुएशन या इस कार्रवाई पे कंट्रोल रखने में बिल्कुल नाकाम नजर आए। और कल उन्होंने 7 अरकान पर पाबंदी तो लगाई, लेकिन इतलात ये थी कि अली नवाज साहब अभी भी उस असेंबली में, उस पार्लियामेंट में मौजूद थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सारा जो मामला है, जो अरकान असेंबली है, वो स्पीकर साहब की रूलिंग मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? देखिए, पहली बात ये कि जो हुल्लड़बाजी हुई, आपके मेरे पास सिलेक्टेड वीडियोस आती हैं जो लोग भेजते हैं, जबकि स्पीकर के सबके पास पूरा रिकॉर्ड होता जी। है और उस रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने अपना ज़ाहिर है अपना ज़मीर मुतमईन करना है और अपने ऑफिस की जो उनका एक एहतराम है उसको मैनेज करके उन्हें देखना कि किसने शुरू किया। देखिए ना, अगर मुझे आगे किताब लगेगी और मैं वापस किताब फेंकूंगा तो आप मुझे सजा तो देनी बनती है, लेकिन सबसे पहले ये कि इसने इनिशिएट किसने किया। ज़ाहिर है इन्वॉल्व तो पूरा पार्लियामेंट था, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने शुरू किया, जिनका रोल ज्यादा खतरनाक था। तो ये डिसाइड स्पीकर ने करना है, उनको इख्तियार भी है और उनका जिम्मेदारी भी है और उनके पास एक्सेस उन पे भी तो है। तरीके आपके एतमाद आ रही मेरे है। नहीं, वो चले आज उसका भी हिसाब किताब हो जाएगा और ये भी उनका हक है को तरीके अदम एतमाद दें। हमारा ये फर्ज है कि हम उनको पहले की तरह मुंह की खाने का मौका दें और उनको हरा दें। वो तो नंबर गेम पे है। मैं कहने की बात ये कि उनके कहने से स्पीकर नहीं चलेंगे। स्पीकर ने अपने ऑफिस की अपना जो उनका इख्तियार है उसका इस्तेमाल करना है। हाँ, अगर उनका कोई फैसला आनसेर हुआ तो तारीख या उनको याद अच्छा नहीं करेंगे। फिर हमने एक पार्लिमानी कमेटी बनाई है। पार्लिमानी कमेटी बना के इसको दोनों साइडों के लोग बैठ के देखेंगे किस ने कब क्या क्या है। अच्छा, पता है एक इसमें बड़ी दिलचस्प बात पता है क्या है जो आप बात कर रहे हैं कि जी उन्होंने किया, सारी बात है। आप अपनी साइड को डिफेंड करेंगे, वो अपनी साइड को डिफेंड करेंगे, लेकिन मैंने एक अवामी राय, आप भी सोशल मीडिया यूज भी करते हैं, देखते भी हैं, टीवी चैनल्स को छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया पे जो आम आदमी की राय है उसमें किसी ने ये पॉइंट आउट नहीं किया कि जी नून लीग के रोहेल साहब थे, आपके अली नवाज साहब थे या दीगर। ओवरऑल पार्लियामान के ऊपर सवाल उठाया गया और हर बंदे ने कहा कि ये हैं वो लोग जिन्हें हम मुंतखब करके भेजते हैं। अब मैंने अगर वोट नून लीग को डाला है लाहौर में रहते हुए या पीटीआई को डाला है तो ये मेरा जाती फैसला है, लेकिन लोगों ने पार्लियामान पे बात की है, पार्लियामान के तशख्खुस के ऊपर बात की है, तो इसको डिफेंड करना आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है, नून लीग पीपीपी सबकी उतनी जिम्मेदारी है। आई टोटली एग्री विद यू। मैं तो उस हाउस का मेंबर हूँ। हाउस पे जो कोई अगर कोई उसकी तौहीन होती है तो मेरी तौहीन है, लेकिन अगर क्या मैं अकेला या मेरी पार्टी अकेले उस ऑन स्लॉट का मुकाबला कर सकती है और किसी वो को तो हमें लेना आगे पड़ेगा ना सर इनिशिएटिव। नहीं, वो उसके लिए यही तरीका है कि दोनों के बड़ों को बैठना पड़ेगा। अगर आप लोग भी, जब शायद खाकान अब्बासी ने खड़े होकर कहा था कि मैं स्पीकर के मुंह पे जूता मारूंगा ना, गलत किया था जी, कंडेमेबल। नहीं, उसको कंडेम करते जब शाहिद खान ने और डॉक्टर मुसद्दक मलिक ने आके बाहर आम कारकुनों को पीछे वो जूते लेके दौड़े थे और कहा था कि हम इनको एम्बुलेंस में भेजेंगे, उस वक्त अगर हम कंडेम करते तो शायद पार्लियामान के जो मेंबरान है उनके लिए एक मिसाल होती है। हम समझते हैं कि जो जब शाहिद खान साहब ने मारा उनकी पार्टी ने उनके लिए बड़ी क्लैपिंग की, बड़ा उनको हीरो का। मरियम साहब ने कहा उनमें आपने फर्क होना चाहिए ना, आप उनकी रवायात को तो फॉलो ना करें। नहीं, हम आप तो तब्दीली वाले अभी भी हमारे हमें 2 बार बंदे जख्मी हो और हमने नहीं गलत, देखिए गलत किसी भी, हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गलत हम क्या कर सकते हैं, गलत किसी की भी तरफ से है, गलत है। आखिरी बात सिर्फ ये है कि जो फ्लोर ऑफ द हाउस से बाहर हुआ वो तो बाहर हुआ, लेकिन अंदर जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था, जो किया था, वो कंडेमेबल है और हमने इस पे बाकायदा तौर पे बात की प्रोग्राम्स की, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अभी हम सिर्फ यही चाहते हैं कि कौम का बड़ा पैसा लगता है एक इजलास के ऊपर और आप लोग कस्टोडियंस हैं, इसको सेटल किया जाए, सिर्फ ये हम चाहते हैं। क्योंकि ये भी दुनिया में रिप्रेजेंटेशन होती है कि एक मुल्क के जो तमाम तरह के इतना जो कह लें आला इदारा है उसमें ही सारे मामला हो रहे हैं। एग्जैक्टली, तो उस हवाले से हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आज के इजलास में ये हुल्लड़बाजी और ये मछली मंडी हमें ना देखने को मिले। इसी नोट पर ब्रेक लेते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे इलेक्शन रिफॉर्म्स की, तो उसके लिए गवर्नमेंट बड़ी पुरअज़म दिखाई दे रही है और आइंदा इंतखाबात जो हैं ईवीएम के जरिए कराने के ऐलानात भी कर रही है। इस सिलसिले में चंद दिन पहले कौमी असम्बली में अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात के बावजूद गवर्नमेंट ने इंतखाबी एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर कराया। पहले गवर्नमेंट ने दावा किया कि इंतखाबी एक्ट पर इलेक्शन कमीशन को राजी कर लिया गया है, लेकिन हुकूमती दावे के बरक्स इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली से मंजूर शुदा इंतखाबी एक्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, संगीन एतराज़ात के भी अंबार लगा दिया और एक्ट ही तकरीबन 10 तरामीम को गैर आईनी करार देते हुए बताया कि इस हवाले से राय दी गई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे मुकम्मल नजरअंदाज किया है और इलेक्शन कमीशन को एतमाद में लिए बगैर कौमी असम्बली से मंजूर कराया है। ताहम इंतखाबी एक्ट जो तरमीमी बिल का दिफा कर रही है और साथ साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इंतखाबी एक्ट की मंजूरी से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया गया है। बिल्कुल, ये इस वक्त भी सूरत हाल ऐसी है और पहले भी ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आमने सामने खड़े हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी इस किस्म की सूरत हाल चलती रही। हमें साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। काफ़ी मुस्तनद उनकी राय है, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सुबह खैर आपको। एक तो थोड़ा सा हमारे देखने वालों को और हमें भी थोड़ा सा समझा दीजिएगा, ये जो एतराज़ात इलेक्शन कमीशन ने लगाए हैं ये किस हद तक दुरुस्त है और क्या वाकई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की तजावीज़ात को, जो उनकी तजावीज़ थी, उसको मुस्तरद किया, उसको इग्नोर किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच ने 4 मेंबर और चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो आईनी तौर पर जो एक ऑर्डिनेंस की सूरत में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में के पास पहुंचाया गया था थ्रू नेशनल असेंबली के जो हुई करारदाद, उसमें जो जायजा लिया तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फुल बेंच ने फैसला किया कि इसमें तकरीबन 22 ऐसी क्लासेस हैं इस ऑर्डिनेंस में जो इलेक्शन को कानून को देखते हुए उन्होंने कहा ये हमारे आईनी तौर पर जो हमारे आर्टिकल है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हवाले से उससे मुतसादिम है। तो ये बहुत बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूशनल जंग छिड़ गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इसके बाद नेशनल असेंबली, हुकूमत और पार्लियामेंट, उसके दरमियान एक बहुत बड़ा एक जो है आईनी और कानूनी बहरान पैदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन ने ही इंतखाबात करवाने हैं। इलेक्शन कमीशन जब मुतमईन ही नहीं है कि शफाफियत किस तरह से होनी है, तो बहरहाल कौमी असम्बली जो मर्जी एक्ट पास कर ले, लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसकी मंजूरी नहीं देगा तो उस एक्ट की कोई अहमियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़े सोच समझ कर जो अपना फैसला सुनाया है, उन्होंने कहा कि आइन से मुतसादिम है। आप बुलाइए, अगर हमारा एक्ट पास हो जाता है कौमी असम्बली और सेनेट के जरिए भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके रोशनी में जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफर दायर कराएगा कि जनाब जो कौमी असम्बली ने सेनेट ने जो बिल पास किया है, जो एक्ट पास किया है, ये आइन के आर्टिकल 220, 221, 224, 223, 51, 59 से मुतसादिम है। अब भला इसकी रोशनी में हम कैसे आइन की पासदारी कर सकेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला देगा उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपना भी मजाज है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रेफरेंस की रोशनी में कौमी असम्बली के पास करदा कानून को, एक्ट को सेट असाइड कर दिया, कलम करार दे दिया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उस पर अमल दरामद कराएगा और हुकूमत की संतुष्टि होगी। तो इसके चांसेस, क्या आप ये समझते हैं कि इसके चांसेस काफ़ी हद तक मौजूद हैं, सिंस आप ये कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादिम है और सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ा आइन का दिफा करने का सबसे बड़ा हमारा इदारा है, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट की सुबकी होने के चांसेस ज़्यादा हैं इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो कानून हमें बता रहा है जब तक आइन के अंदर तरमीम नहीं की जाती या तब्दीली नहीं की जाती? देखा जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग जो बेल्ट के बारे में वो भी आइन से मुतसादिम है। तमाम दुनिया की इंटरनेशनल रिपोर्टें हासिल कर ली है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसकी रोशनी में उन्होंने ये कहा है कि ये आइन से मुतसादिम है और ये भी कहा है शफाफियत नहीं है। आज की रिपोर्ट भी आई है कि इंटरनेशनल जो है जो आईटी के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा है कि ये जो पाकिस्तान जो नाफिज कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट बेल्टिंग, इसमें शफाफियत और राजदारी नहीं है। इस लिहाज से तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो राजदारी ऐसे तो फिर हुकूमत के जो मेंबरान है वो इलेक्शन कमीशन पे जानिबदारी का इल्जाम लगाते हैं, मुख्तलिफ इलेक्शंस में भी कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा है साफ शफाफ इलेक्शन करवाने में, तो इस सूरत हाल किधर जाती नजर आती है? मुख्तसरन बता दीजिए। नहीं, बात क्या है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर जानदारी के तो इल्जाम हमेशा ही लगते रहे हैं। पहले अपोजिशन लगाया करती थी, अब पहली मरतबा हुकूमत पाकिस्तान लगा रही है।
तो बहरहाल जानदारी के इल्जाम लगाएं, जो भी करें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो आइन और कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, उस जानदारी के ठीक है, मामले में उन्होंने ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन हम तक पहुंचाई और बड़ा वाज़ेह किया कि जो मुतसादिम 22 नुकात हैं, इसको लेकर अगर हुकूमत कोई एक्ट पास भी करती है तो इलेक्शन के पास हक महफूज है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जाए, और सुप्रीम कोर्ट अगर इसको आइन से मुतसादिम समझते हुए सेट असाइड करती है तो हुकूमत की न सिर्फ सुबकी होगी बल्कि कानून भी पास नहीं हो पाएगा, और इलेक्शन के हवाले से जो हुकूमत के ख्यालात हैं, अज़ाइम भी कह सकते हैं, वो फिर पूरे नहीं हो पाएंगे। इस पर कंवर दिलशाद साहब से बात करें। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। आपको मालूम है पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं, वैसे तो दुनिया भर में हैं, सभी को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, लेकिन इन स्पेसिफिक पाकिस्तान में जिन्होंने मुख्तलिफ शुबों में अंत तक मेहनत करके दुनिया को वरता हैरत में डाल दिया है। आज भी एक ऐसी शख्सियत हम निकाल के लाए हैं आपके लिए, हम लाते रहते हैं, जिन्होंने मुश्किल हालात में अपनी तालीम को मुकम्मल किया और एक ऐसे शोबे में जगह बनाई जहाँ जहाज़ की रवानगी से कबल और लैंडिंग के बाद जो जहाज़ के तकनीकी मसाइल होते हैं उसको तकनीकी तौर पर टेक्निकली दुरुस्त रखना उनका काम है। हम बात कर रहे हैं, आपको मालूम है, आपने उनको देखा है पाकिस्तान के अखबारात में और रसाइल में, अरूबा आफरीदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और अरूबा आफरीदी ने पाकिस्तान की कम उम्र तरीन एरोस्पेस फीमेल इंजीनियर का एजाज हासिल करके लड़कियों के लिए एक नए शोबे में राह हमवार किया। हमारे साथ अरूबा मौजूद है, अरूबा से हम बात करेंगे। अरूबा, थैंक यू सो मच। अरूबा फरीदी हमारे साथ मौजूद है। और अरूबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड कांग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरूबा, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ अरसे के बाद ना खवातीन की अपनी एक एयरलाइन आ जानी है। कुछ दिन पहले हमारे शो में एक कमर्शियल पायलट मौजूद थी, वो भी खातून थी, आज माशाल्लाह आप बैठी हैं और मुख्तलिफ लोग आते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि हो जाना है। खैर, सबसे पहले हमें इस जर्नी के हवाले से बताइए, क्या आपने बचपन से यही सोचा था कि जहाज से रिलेटेड कुछ करना है या किसी से इंस्पिरेशन थी? कैसे हुआ ये? इंस्पिरेशन तो मुझे मेरे फादर से ही थी और जहाज़ों का शौक बहुत था, लेकिन फादर के साथ जो मैं इलेक्ट्रिकल काम करती थी, सारे टूल्स वगैरह से काम करती थी, तो इस तरह से मुझे शौक हुआ और फिर मैंने सोचा कि अपने स्किल्स को कहीं यूटिलाइज करना चाहिए। तो फिर जब मुझे पता चला कि जहाज़ों में इस तरह की एक फील्ड है तो मैंने अप्लाई कर दिया। ज़बरदस्त। अच्छा रूपा, ये बताइएगा, चूंकि हम बात कर रहे थे इंजीनियरिंग के हवाले से और ये बहुत एक टेक्निकल चीज़ होती है क्योंकि एक सारा डिपेंडेंट होता है, अपनी नेचर ऑफ जॉब थोड़ी सी एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि हमारे देखने वालों को भी आइडिया और जो लड़कियां आपको देख रही हैं उन्हें भी आइडिया हो कि इस तरह की भी एक फील्ड है, इसमें लड़कियां काम कर सकती हैं। मेरी नेचर ऑफ जॉब ये है कि मुझे जहाज़ों की इंटरनली और एक्सटर्नली इंस्पेक्शंस करनी होती हैं। अच्छा। उसको फिट टू फ्लाई रखना है क्योंकि जहाज़ जाहिर सी बात है हवा में उड़ता है, तो जहाज़ के लिए कोई ऐसा सपोर्ट मौजूद नहीं है। तो इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि एटलीस्ट जहाज़ जो है सही तरीके से लैंड हो जाए ताकि कितनी सारी जो जानें उस वक्त हवा में है वो सही सलामत ज़मीन पर वापस आ जाए। तो इसके लिए ये है कि कुछ मेंटेनेंस इस तरह की भी होती है कि जो आर्ली डिपेंड करती है, आर्स पे डिपेंड करती है, कुछ इंजन साइकिल्स पे डिपेंड करती है, कुछ लैंडिंग साइकिल्स पे डिपेंड करती है। तो इस तरह से हमारी इंस्पेक्शंस चलती रहती हैं और ग्राउंड पे जितनी भी इंस्पेक्शंस होती हैं वो हमें करनी होती हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को करनी होती है। ठीक है, और इसमें क्या जहाज के साइज पे भी डिपेंड करता है, छोटे जहाज या बड़े जहाज, या सबका जो चेकलिस्ट होता है वो सेम होता है? मोस्टली जो बेसिक इंस्पेक्शंस हैं वो सारी सेम होती हैं। इसके अलावा जाहिर है जो इंजन डिफरेंसेस हैं उसके हिसाब से चेंज भी होता है और साइजेस के हिसाब से भी इंस्पेक्शंस बढ़ जाती हैं। ठीक हो गया। ठीक है, मैं तो आपकी डिग्री के हवाले से भी जानना चाहूंगा, आपने पढ़ा क्या है जो आप इस साइट पे आई हैं? क्या क्या क्लासिफिकेशन क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है? ठीक है, एक तो मैं ये कंफ्यूजन जरा लोगों की दूर कर दूं कि सबको ये प्रॉब्लम है कि भाई डिग्री के बगैर एरोस्पेस इंजीनियर किस तरह से। तो जिस तरह के आपको पता है कि पायलट्स डिग्री लेके जहाज उड़ाने नहीं लगते, उनको भी स्पेसिफिक लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है विच इज CPL। तो इसी तरह इंजीनियर्स को भी लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। हमारी फील्ड में लाइसेंस ज़रूरी है और जहां मुझे ज़रूरत पड़ेगी डिग्री की तो मेरे लिए ये इजी है कि मैं लाइसेंस के बाद 1 ईयर टॉप अप करके डिग्री भी ले सकती हूँ। अच्छा। लेकिन क्योंकि हमारी फील्ड में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है जो कि आपको डिग्री से नहीं मिल सकता, तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड है। और मेरा सवाल ये करने का मकसद ये था कि जो लोग आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो क्या पढ़ें या क्या प्रोसीजर फॉलो करें तो वो इसमें आ जाएंगे, ये मैंने इसलिए पूछा आपसे, इसको जरा बता दें।
इंटरमीडिएट के बाद आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एफिलिएटेड हैं जर्मनी और यूके से। ठीक है। वहां से आप मॉड्यूल्स क्लियर कर सकते हैं। पूरा एक मॉड्यूलर कोर्स है, पार्ट 66 एग्जाम्स होते हैं यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी से जो एफिलिएटेड है। और उसके बाद आप जो रिक्वायर्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लाइव एयरक्राफ्ट्स पे वो कंप्लीट करके आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा रूबा, मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से भी हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये बहुत मेल डोमिनेंट फील्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम सुनते नहीं अपने इर्द गिर्द कि इसमें लड़कियां भी आ रही हैं। सो आप अभी जहाँ पे जिस हवाले से काम कर रही हैं, जिस टेक्निकलिटीज़ के साथ का, आपके इर्द गिर्द और भी ख़वातीन हैं, या आपको लगता है कि अभी मज़ीद लड़कियों को इसकी तरफ अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि ये भी एक फील्ड है जिसको वो इख्तियार कर सकती हैं? जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई उससे पहले जितना भी ट्रेनिंग पीरियड था मेरा, तो उस वक्त मेरी शिफ्ट में कोई लड़की नहीं होती थी, मैं अकेले ही काम करती थी। लेकिन अब मैंने देखा है, अब ऐसा है कि लोगों को अवेयरनेस आ गई है, तो काफी ज्यादा लड़कियां इस फील्ड में आ रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, पहले से बहुत ज्यादा रेशो बढ़ गया है। ठीक है। ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बचपन में जो अपने खिलौनों का ऑपरेशन करते रहते हैं। हमें अक्सर जब माँ बाप खिलौने दिलाते थे, वो रिमोट खोल के या गाड़ी या कोई भी चीज खोल के देखते थे कि इसके अंदर है क्या, ये कैसे चलती है, और फिर उसको खराब करके बैठ जाते थे फौरन से। तो आप ऐसा बच्चा थी, उसके बाद फिर इंजीनियर बनी, या बचपन में होना जरूरी नहीं होना? लाइटर नोट पूछ रहा हूँ। जी मैं बिल्कुल ऐसे ही थी। और खिलौनों के अलावा भी जितनी भी इलेक्ट्रिकल की चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं, ये सारी मुझे आदत थी इनको रिपेयर करना, क्योंकि बाबा रिपेयर करते थे तो मैं उनके साथ बैठ के देखती थी कि ये सब किस तरह से कर रहे हैं। तो इसी तरह से मुझे शौक हुआ और इसी तरह से मुझे टूल्स की हैंडलिंग आ गई। तो ये मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर जो बच्चे ऐसा करते हैं, पेरेंट्स को लाइट नहीं लेना चाहिए, बच्चे बड़े होके एरोस्पेस इंजीनियर भी बन सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे। अच्छा अरूबा, चूंकि हम आपने अपने घर वालों की, अपने बाबा की बात की, ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इस तरह की फील्ड में आप इख्तियार करने का सोचते हो, घर वालों की तरफ से अगर आपको सपोर्ट हो जाए तो फिर आपका मोटिवेशन या वो आपके लिए एक जो हिम्मत बन जाती है। सो आपको आपकी फैमिली की कितनी सपोर्ट रही और किस तरह से रही? फैमिली की इस तरह से सपोर्ट रही क्योंकि मेरी मदर जो कि खुद भी एक आर्टिस्ट हैं, वो पेंटिंग्स बनाती थी। तो वो शादी से पहले जो है उनको अपना पैशन छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन वो मुझ में ये चाहती थी कि जो तुम्हारा शौक है वो तुम्हें पूरा करना है। वो देखती थी कि मैं इस फील्ड के लिए बहुत पैशनेट हूँ। तो मम्मा बहुत इनकरेज करती थी, करती हैं। और अगर मेरे फादर की बात की जाए तो ऑब्वियसली वो इंजीनियर हैं। तो इसी तरह से वो सारी जितनी भी टेक्निकल इश्यूज जो मैं उनसे पूछती थी, मैं उनसे पढ़ती भी थी। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे मेरे फादर ने ही पढ़ाया। और इस तरह से फादर का भी सपोर्ट था, फाइनेंशियली भी फादर का सपोर्ट था। तो इस तरह से फैमिली ने और बहन भाइयों ने सब ने बहुत सपोर्ट किया। जबरदस्त। अरूबा, हमारे प्लेटफॉर्म से वो तमाम लड़कियां जो किसी न किसी तरह से इस फील्ड में आना चाहती हैं, आपको देख रही हैं, आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, हम चाहेंगे एक मैसेज जरूर दें आप उनको। मैं उन सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, फील्ड कोई भी आसान नहीं होती, हर तरह की मुश्किलात को का सामना करना पड़ता है। और जिस तरह हम फीमेल्स को तो आपको पता है डेफिनेटली जहाँ भी जाते हैं तो क्रिटिसिज्म तो देखना ही पड़ता है। मैं उन सबसे ये कहना चाहती हूँ कि घबराएं नहीं और कोशिश करेंगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके पहुंच जाएंगे। जबरदस्त, बड़ा ग्रेट मैसेज था। अच्छा, ये क्रिटिसिज्म पे सब बात करते हैं, लेकिन इन्होंने इतनी अच्छे तरीके से कहा कि तो देखना ही पड़ता है। मतलब लोग क्या कहेंगे वाला फैक्टर तो रखें ही नहीं जहन में और करें जो आप करना मेरे ख्याल से इमरान हर जगह है। चाहते हैं। थैंक यू सो मच अरूबा, वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप इसी तरह से अच्छा काम करें। आपको न्यूज़पेपर्स पे, टीवी चैनल्स पे देख के नो डाउट हमें बहुत खुशी होती है। और वो तमाम लड़कियां जो किसी ना किसी तरह अपनी अपनी फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उसका नाम रोशन कर रही हैं, हम सब के लिए वो एक हमारा फख्र है। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। अरूबा फरीदी हमारे साथ मौजूद थी और जिस तरह से बताया वीकेंड की फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मुझे लगता है बजाते लड़की अगर आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिले तो आपकी चीजें ऑटोमेटिकली स्मूथ होना शुरू हो जाती हैं, चाहे आप कोई भी करियर इख्तियार और आप एक्सपेक्ट ना करें कि लोग आपको बड़ा सपोर्ट करेंगे। क्रिटिसिज्म तो होता ही है, ये तो होता ही है। और खवातीन को ओब्वियसली हमारी सोसाइटी, हर सोसाइटी में मसाइल रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि ऐसी टैलेंटेड खवातीन आपके सामने आती रहे। लेकिन वंस अगेन रिपीटिंग द मैसेज जो कि सारी गुफ्तगू का हासिल था, अगर आपका बच्चा भी खिलौने खोलकर उसमें से देखता है कि ये कैसे ठीक होगा, ये कैसे चलेगा, गाड़ी चलती है तोड़ेगी कैसे, तो उसको डांटे नहीं मारे नहीं, वो टेक्निकली जो बेचारे महंगे महंगे खिलौने लाके दे रहे हैं आपको नहीं छोड़ेंगे अगर आप उनके बच्चे। भाई ये तो होगा, ये तो होगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। जिक्र हुआ चाहता है पाकिस्तान सुपर लीग 6 का, जिसके 25वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 110 रन से हरा दिया। उम्मीद नहीं थी। अच्छा, कल बड़ा दिलचस्प हुआ कि मैं मैच देख रहा था मोबाइल के ऊपर, इनफैक्ट मैं स्कोर्स देख रहा था क्योंकि मेरा रेडियो शो चल रहा था, और एक लम्हे के लिए मैच शुरू हुआ और मैं शो खत्म करके गाड़ी में गया तो 7 विकेटें गिर चुकी थी, मतलब विद इन नो टाइम, ऑलमोस्ट 20-30 मिनट्स। सो दिस वाज सो स्ट्रेंज। दैट वाज वेरी क्विक। मुल्तान सुल्तान्स ने जी मुकर्रर 50 ओवर्स में अच्छा स्कोर किया, 5 विकेटों पे 183 रन बनाए, मगर ग्लैडिएटर्स की टीम सिर्फ 73 रन के ऊपर ढेर हो गई और इसके 6 खिलाड़ी तो डबल फिगर्स में भी दाखिल नहीं हो सके। जबकि हम अगर बात करें तो मुख्तलिफ खिलाड़ी, जिसमें उस्मान खान ने 12 रन बनाए, कैमरॉन डिलपोर्ट कोई रन बनाए बगैर ही पवेलियन रोड गए, सरफराज अहमद उम्मीदें थी 13 रन बनाए, आजम खान दी हार्ड हिटिंग आजम खान 2 रन। इसी तरीके से कोई भी काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं है। जीत के लिए 184 रन का हदफ था एंड शान मसूद कल के मैच की हाईलाइट थे। हाँ, यस, फॉर्मर कैप्टन मुल्तान सुल्तान्स आए, 73 रन की शानदार इनिंग्स खेली और मैन ऑफ द मैच का एजाज भी ले उड़े। बिल्कुल। दूसरी जाने बात करेंगे तो आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच हो रहा है और पेशावर का मैच जीतना कितना जरूरी है, और रात 11 बजे आज बहुत बड़ा टास्क है, लाहौर एंड कराची, और कराची का जीतना PSL के इंडिया पाकिस्तान। मगर पॉइंट्स टेबल पे बताएं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड पॉइंट्स टेबल पे पहले नंबर पे है, पेशावर ज़ल्मी दूसरे पे, लाहौर कलंदर्स तीसरे पे, मुल्तान सुल्तान चौथे, कराची किंग्स पांचवे, कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि अब इवेंट से तकरीबन बाहर हो गई है, अब तो बाहर ही हो गई है। अच्छा जी, इसी सारी पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद है। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया कि आप एक्सप्रेसो में आपने में ज्वाइन किया। कल के मैच पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए, कल तो एक तरफा मुकाबला साबित हुआ। 2 मरतबा की फाइनलिस्ट, 1 मरतबा चैंपियनशिप जीतने वाली क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम, लगता है किसी की नजर उसे लग गई है। इब्तिदाई 4 एडिशंस के बाद जो 5वां एडिशन था 2020 का, उसमें वो 5वें नंबर पर आए और अब 2021 में ये जो टीम है वो बिल्कुल आखिरी नंबरों पे स्ट्रगल कर रही है। अब तो टूर्नामेंट से बाहर हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए इमरान, अगर आप हकीकत की निगाह से देखें, क्रिस गेल आए, आंद्रे रसल आए, फाफ डू प्लेसी आए, टॉम बेंटन आए, डेल स्टेन आए, इतने प्लेयर्स आए और चले गए और कोई स्टेबल नहीं हो सका इनकी टीम में। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारा कॉम्बिनेशन का एक तो वो था फर्क। दूसरे, आजम खान, आई हैव नथिंग अगेंस्ट आजम खान, उसको इस तरीके से उन्होंने प्रमोट किया कि जैसे वो पाकिस्तान का टॉप जो है वो जिसे कहना चाहिए कि हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। उसने मजमूई तौर पर 6 मैचों में 82 रन स्कोर किए इस सीजन में, तो आप उससे परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा लें। हाईएस्ट 33 था उसका। तो मैं समझता हूँ कॉम्बिनेशन की वजह से, जी, कॉम्बिनेशन की वजह से शिकस्त हुई क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। और आप देखेंगे 73 रन शान मसूद ने बनाए और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम 73 गेंदों पर 73 रन पर ऑल आउट हो गई। और जो सबसे बड़ी डिफीट है अगर देखा जाए PSL की, इससे पहले 59 रन पर हारी, 59 रन पर ऑल आउट हुई थी लाहौर कलंदर्स की टीम और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम 73 रन पर आउट हुई। और कोई भी टीम आज तक 100 रन से ज्यादा मार्जिन से नहीं आ रही। क्वेटा ने आज ये रिकॉर्ड भी कल बना दिया। चलें, कम से कम किसी लिहाज से हमने लाहौर कलंदर्स को याद तो किया कि हुआ। अच्छा, ये इस सारी सूरत हाल में एक तो आपने कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स का जिक्र कर दिया कि क्वेटा में एडजस्ट नहीं हो पाए। वी आर वेरी सैड एक्चुअली। क्वेटा, आपको पता है कितनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर थी, पहले 2 सीजन्स में तो बहुत ही कमाल खेली। तो अब ये ऑब्वियसली फैंस भी बड़े मायूस होंगे। तो ये क्वेटा के फैंस के लिए मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, अब टीम को ऐसा क्या करना होगा? मिर्जा साहब, जो हो गया वो तो हो गया, ऑब्वियसली खेल के अंदर अगला दिन नया दिन होता है और नए माइंडसेट के साथ आना पड़ता है। क्या करना होगा टीम मैनेजमेंट को? ऐसे क्या डिसीजंस लेने होंगे जिससे टीम दोबारा बेहतरी की जानिब जाए और बेहतर टीम के तौर पे इन नेक्स्ट सीजन्स ऑब्वियसली वो सामने आए? इमरान, एक तो कॉम्बिनेशन आपको बड़ा सोच समझकर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना होगा और ऐसे गैर मुल्की प्लेयर्स आपको अपनी टीम में रखने होंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, जो पूरा सीजन खेल सकें। ये ना हो कि 2 मैच खेले, चले गए, फिर आए, फिर चले गए, अनफिट हो गए। इनको इस पर सोचना होगा। बेशक यंग एनर्जेटिक प्लेयर रखें, जिस तरह जो जैक उनके वेदरॉल थे, जो जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, वो T20 वगैरह नहीं खेले, लेकिन इस तरह के यंग प्लेयर्स इन्हें रखना होंगे। बड़े नामों पर अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम गई तो वो कहते हैं ना कि ऊंची दुकान और फीके पकवान वाला हिसाब होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ। अच्छा, मीनवाइल जब आप बात कर रहे थे ना तो हमने, इन्होंने पार्टी चेंज कर ली। मैंने आज नहीं लाहौर इन्होंने पार्टी चेंज की है, इन्होंने कराची किंग्स के बाद में आ गया। मिर्जा साहब, आप विजुअलाइज कर लें और रिकॉर्डिंग में बाद में देख लीजिएगा। और इस वक्त इनके पास आ चुके हैं। अच्छा, खैर इस पे तो हमने बात करनी है। अब हमने चूंकि क्वेटा को डिस्कस किया है और अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ऑब्वियसली आगे बढ़ना है। मुल्तान कैसे सामने आ रही है? मुल्तान अब आपको लगता है कि कामयाबियां समेटते हुए मेन टीम्स के अंदर आगे प्लेऑफ्स एंड देन आगे भी जा सकती है, आपको लग रहा है?
बिल्कुल, मुल्तान का कॉम्बिनेशन जेल होता जा रहा है और उनके कप्तान जो आप देखें मोहम्मद रिजवान, वो बड़े कूल काम, उन्हें कप्तान तो बनाया है उन्होंने अचानक हटा के शान मसूद को, लेकिन रिजवान ने कल के मैच में बड़ी उम्दा कप्तानी की, अपने बॉलर्स को रोटेट किया, चेंजेस लाते रहे और जो ब्लेसिंग मोजर अबानी है जो जिम्बाब्वे के बॉलर है, उनके आने से भी बड़ा फर्क पड़ा। शाहनवाज दहानी इस वक्त 14 विकेट्स के साथ, वहाब रियाज के साथ टॉप विकेट टेकर है PSL के। आपने मिर्जा लाइटर नोट के ऊपर धानी का जिक्र किया, तो विकेट कोई भी ले धानी सेल्फी लेते हैं, अपना उनका एक अंदाज है। तो ऐसा लगता है कि इस खित्ते के सबसे खुश आदमी है शाहनवाज धानी इस वक्त। मुझे लगता है वो खुश है क्योंकि वो लाड़काना से 1 किलोमीटर दूर एक गांव है खान मोहम्मद दहानी, वहां से आए हैं, वहां केबल भी नहीं है। जब इनको क्रिकेट का शौक था तो घर में मोबाइल डेटा पर बैठकर मैच देखा करते थे। तो आप अंदाजा लगा लें कि एक आदमी जिसके पास जूते नहीं थे, किट्स नहीं थी, इनके वालिद चाहते थे ये सरकारी मुलाजमत करें, इन्होंने BCom किया, वो पढ़ाई पर इनको बड़ा इंसिस्ट करते थे, BCom करके शाहनवाज दहानी आ गए, इनका मुस्तकबिल रोशन और हर वक्त हंसते रहते हैं। आप देखें एक, और ये बड़े एजाज की बात तो मैंने ठीक कहा ना, खित्ते में सबसे खुश आदमी, खित्ते में सबसे खुश आदमी बड़े सगीर पाक को इनका सबसे खुश आदमी धानी है। अच्छा मिर्जा साहब, अब चूंकि हम आज भी 2 इंपॉर्टेंट मैचेस हैं उन पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लेकिन रात 11 बजे वाले मैच की मैं पहले जिक्र करूंगी, फिर बाद में दूसरे करूंगी। लाहौर और कराची, ये बड़ा इंडिया, जिस तरह ने कहा PSL का इंडिया पाकिस्तान होता है, तो इसके लिए दोनों टीम्स के लिए मैच जीतना कितना इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से लाहौर और कराची के फैंस तो आपस में इसी तरह से लड़ते रहते हैं। देखिए लाहौर की टीम जो है वो 10 पॉइंट्स ले चुकी है, कराची किंग्स की टीम बड़ी स्ट्रगल कर रही है, और अगर कराची किंग्स की टीम आज का मैच हारती है तो फिर जो 4 टीमें बन जाएंगी, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान, उनके बहुत वो तो क्वालिफाई ऑलमोस्ट कर जाएंगे। आज डिपेंड करता है कि कराची किस तरह से परफॉर्म करती है। लाहौर कलंदर्स थोड़ी सी कंप्लेसेंट हो गई थी, मैचेस जो 2 हारी है, अब लाहौर कलंदर्स को कम बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी टीम है जो मुख्तलिफ उतार चढ़ाव, बड़ा टेंशन देती है लाहौर के सपोर्टर्स को। कभी उनका ब्लड प्रेशर कम होता है, कभी ज्यादा होता है, उदास हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें करती है लाहौर कलंदर्स की टीम और उनके सपोर्टर्स भी। ये मुझे लगता है हमारे साथ वही होता है जो लाहौर कलंदर्स करती है। वो दुआ मांगते हैं उनके सपोर्टर मुसल्ले पे बैठ करके हमारी टीम जीत जाए, लेकिन कभी टीम जीत जाती है, कभी हार जाती है। मतलब जब ये कैलकुलेशंस पे बात आ जाती है तो उसमें फिर टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि किस्मत का रोल बड़ा आ जाता है कि अगर आप इस फैसला आपके अपने पास हो कि हमने पहले खेलना है, बाद में खेलना है, कितने मार्जिन से जीतना है, तो मुल्तान के लिए आज इक्वेशन क्या आपके जहन में बन रही है? पहले खेलें, ज्यादा स्कोर करें, ज्यादा स्कोर से हरा दें, या बाद में खेलें, जल्दी चेस करें? आपके माइंड में क्या आ रहा है, क्या बेहतर है? आप बात करें लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के मैच की ना इमरान? जी जी। हाँ, तो कराची किंग्स को देखें, कराची किंग्स की टीम में बाबर आजम है, वो थोड़ा सा अनफिट हो गए थे पिछले मैच में, लेकिन उनका स्कैन हुआ है, वो बिल्कुल फिट है। आज सबको 100% देना होगी। सो कॉल्ड मोहम्मद आमिर, जो कि जिनसे PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव भी घर जाकर मिल लिए, बेशुमार फास्ट बॉलर सामने आ रहे हैं, आज आमिर को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में कराची किंग्स अगर एक अच्छा टारगेट सेट करती है पहले बैटिंग करते हुए, तो लाहौर कलंदर्स की बैटिंग में थोड़ा सा जो वल्नरेबल उनकी बैटिंग है उसमें प्रॉब्लम है, तो लाहौर कलंदर्स हदफ के ताकुब में थोड़ा मुश्किल होगी। आपको याद होगा जो 9 जून को पहला मैच हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट, आखिरी गेंद पर लाहौर कलंदर्स ने टारगेट अचीव किया था, राशिद खान की जो चौके उन्होंने लगा दिए थे 3। तो मेरे ख्याल में अगर कराची किंग्स पहले बैटिंग करती है और एक अच्छा टारगेट सेट करती है तो लाहौर कलंदर्स ट्रबल हो सकती है। और अगर खुदा न खास्ता अगर कराची हार जाता है तो ये बाबर आजम समेत हमारे जितने बड़े प्लेयर्स हैं, जिसमें बाबर आजम है, आमिर आपने कहा सो कॉल्ड आमिर, इमाद वसीम है, कैप्टनसी के लिए बड़े स्ट्रांग उम्मीदवार रहे हैं, नेशनल टीम की मैं बात कर रहा हूँ, और कैप्टन कराची किंग्स के तो हैं ही, तो फिर तो इन प्लेयर्स की प्रेजेंस के ऊपर, और पाकिस्तान PSL की सबसे महंगी टीम भी कराची ही है एज पर आर इन्फॉर्मेशन, तो ये तो बड़ा सवाल हो जाएगा फिर। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मसला ये है कि जब कराची में पहला लेग हुआ, जो कि जब 4 मार्च को इसकी मनसूखी का ऐलान हुआ, तो उस वक्त तो कराची किंग्स की टीम टॉप कर रही थी, कंडीशंस डिफरेंट हुई और कराची की टीम बिल्कुल यहाँ पर आकर उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पाई, और यकीनन लम्हे फिक्रिया है। मैं समझता हूँ कि अगर आज बड़े नामों ने परफॉर्म नहीं किया तो कराची किंग्स जो है वो किंग्स के बजाय कुछ और हो जाएगी। तो विंग्स उसके हमें करते नजर आएंगे। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। शाम को आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी और नए किस्से सुनेंगे आपसे, और आज से कहानी भी सुननी है आपने।
याद रखनी है। वैसे तो आपको कहने की जरूरत नहीं है कि आप याद रखिएगा, लेकिन स्टिल आपने हमारे लिए कहानी जरूर सोच के रखनी है। सो मिर्जा बच्चों के लिए कहानी जरूर याद रखें। थैंक यू सो मच। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे, सुबह सुबह मैच पे हमें तज्जिया दे रहे थे, कल के मैच पर, आज के मैच कितने इंपॉर्टेंट है। ब्रेक लेंगे, मैं धानी के स्टाइल में सेल्फी लूंगा। चलिए ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। शो के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और अब बारी हमारे सेगमेंट की। दाखिल हुए और सफर शर्त की जानिब जाएंगे। सफर शर्त कुछ सीखने के लिए, कुछ देखने के लिए और समझने के लिए, ये हमें इस सेगमेंट से पता चला। आज वकार अहमद मलिक कैफे थर के हवाले से कुछ बातें थी अधूरी जो रह गई थी, आज वो पूरी कर रहे हैं। देखते हैं आज के सफर शर्त में क्या है हमारे पास। जब झरने में चांद नहाए, चांद पे नीला बादल छाए, कवल कवल अपने नैनों में कोई भेद छुपाए। कैफे थर मिट्टी शहर में दाखिले से पहले बाईपास रोड पर सहरा में वाक़या है। कैफे थर कैफे होने के साथ साथ सकाफती सरगर्मियों का मरकज भी है। कैफे थर के प्यारों साथ कैफे के मालिक होने के साथ साथ एक अदबी हैसियत भी है। नस्तालिक जुबान में गुफ्तगू करते हैं और कैफे में ऑर्गेनिक फूड पर बहुत जोर देते हैं। सिंगरी एक बहुत कमाल पैदावार है जिसका थर के बासियों की सकाफत से गहरा मेल जोल है। शदीद खुश्क साली में ये सिंगरी है जो संगत देती है। आइए कैफे थर में सिंगरी की एक डिश बनाना सीखते हैं। शिवानी साहब, क्या अच्छा जबरदस्त किचन है, जबरदस्त, बहुत स्पेस। नेचुरल किचन है, ऐसे ही जैसे थर के अंदर लकड़ी के ऊपर। अच्छा, आप ये सारा लकड़ी के ऊपर बनाते हैं? ये लकड़ी के ऊपर, गैस भी हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन ये चीजें बेसिकली ये लकड़ी पर ही मजा करती हैं। वाह वाह वाह। और वैसे भी आप तो ऑर्गेनिक की शिदाई हैं, तो हर चीज नेचुरल, ऑर्गेनिक, प्योर। और आपके कुक किधर हैं? ये हैं हमारे दयाराम जी। बहराम जी, दयाराम रानी इनका नाम है जी जी। तो ये कुक नहीं है, ये मतलब कि ये सारा चीज पसे पर्दा इनका है, हेड इन हैंड, जो इस कैफे थर की सपोर्ट के लिए ये सारा काम करते हैं। दयाराम जी, ये बताइएगा कि ये अभी आप क्या बना के हमें ये खिला रहे हैं? सिंगरी रायता बना रहे हैं। सिंगरी रायता? हाँ, सिंगरी रायता। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बताइए, ये सिंगरी है? ये सिंगरी है। ठीक है। ये धनिया पाउडर है। ठीक है। ये जीरा है। ठीक है। ये प्याज है। ठीक है। ये चिली है। ठीक है। ये नमक है। ठीक है। ये कुकिंग ऑयल है। ठीक है। ये दही है। अच्छा, अब आपने जितना बनाना है, आपने उस हिसाब से क्वांटिटी तो नहीं होगी ना, मतलब ये तो इतना ऑयल तो नहीं इस्तेमाल होगा? इतना नहीं होगा, जितना बनाएंगे उतना इसके अंदर डालेंगे। ठीक है। दही जो है ये बिल्कुल अपना घर का गाय का दही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करें जयराम साहब। शिवानी साहब, आपने खुद भी कभी कोई कुकिंग? हाँ, हम ये जो सारी टीम है, ये सारे लड़के सभी पका सकते हैं। अच्छा, आपने खुद भी कभी शौक पूरा करते हैं? हाँ, हम सब पकाते हैं। जैसे वो नहीं बोलते हैं कि मंगनहार का जो बच्चा है वो सुर में ही रोएगा। तो ये सिंस बर्थ हम ये चीजें सारी देखते आ रहे हैं। तो ये जो है सिंगरी, ये वैसे तो जो है वो बारिश के दिनों से पहले का ये क्रॉप है। अब इसके जो है वो बूर लगना शुरू हो गया कंडी में। अच्छा, तो ये वैसे वो बीन है, उसकी फली जो है वो 6-8 इंच साइज की होती है। फिर इसको हम सुखा के रख देते हैं। तो ये अब हम 5-10 साल भी यूज कर सकते हैं घर में। कहता आ जाए, कुछ भी आ जाए, रात को मेहमान आ जाए। और ये जो डेजर्ट के बासी होते हैं जी, उन्होंने अपनी बका के लिए कैसी कैसी मतलब ये तो अला पाक की हुई चीजें हैं सारी। जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो ये सारी चीजें 50। सिंगरी से क्या क्या बनता है? अभी ये तो रायता बना रहे हैं। सिंगरी का सालन और सिंगरी का रायता और सिंगरी का अचार हमारे पास बना हुआ पड़ा है, आपको हम खिलाएंगे। जरूर आप उसको टेस्ट करें। जबरदस्त। बाकी ये कि ये रिच जो है वो विटामिन प्रोटीन से भरा हुआ ये जो है वो ठीक फूड है। ठीक है। पहले सिंगरी को बॉईल करना पड़ेगा। अच्छा, पहले आप सिंगरी को बॉईल करेंगे। ठीक है। ये आपने डाल दी सिंगरी, और सिंगरी का जो नाजरीन जिक्र है वो शिवानी साहब बता रहे थे कि
शेख अयाज ने अपनी शायरी भी फयाज किया है। ने मतलब कि हर जो है वो इसका मतलब poet हजरत ने- अब्दुल लतीफ बेटाई ने भी किया बिल्कुल होगा। बिल्कुल, जब भी जो है वो हर एक अपनी आंख से देखता है, खुद को उसको अपने आंख से देखे। और मैं एक दफ़ा शिवानी साहब मैं चाहूँगा कि ये जितनी देर में बॉयल होता है तो आप ज़रा वो बताइएगा शेख अयाज ने क्या कहा था सिंगरी, वो जो शेर आपने बताया। वो जो शेर मैंने आपको सुना वो जाहिद शेख का था, बाकी शेख अच्छा, अयाज की भी sorry। काफी शेर है। ठीक है। मतलब शेख अयाज ने जितना हसीन थर के ऊपर जो है जी, जी, शायरी की जी, है, इतना जी। उसके वो रहमान मुगल या सरमद सिंधी के गाया हुआ एक गीत है कि कंडी उन सिंगरी बबुर न पलड़ो छांगू न छेलड़ा मारू अकेलड़ा। तो मतलब कि उस कहत का उसके अंदर पस मंजर है। तो वो कह रहा है कि कंडी के दरख्त के अंदर सिंगरी नहीं लगी है इस दफा, और बबूल को पानी नहीं मिलने की वजह से वो भी सूखा सूखा उसके ऊपर पलड़ा नहीं लगा है। छांगू मतलब ग्रुप ऑफ लाइव स्टाक, ग्रुप ऑफ गोट्स, वो जो है वो उसका बकरियों का कोई ग्रुप नजर नहीं आ रहा है बड़ा जाते आते। और मारू जो है मतलब कि थर में रहने वाले वो अकेले अकेले ऐसे। अच्छा, आपने देखा है कि आप तो खैर आप खुद एक अदब से आपका ताल्लुक है, आप ये बताइए कि जो थार की जो शायरी है या डेजर्ट की कोई भी किसी भी डेजर्ट की जो शायरी होती है, अदब होता है, उसके अंदर गहराई बड़ी होती है। एक शायद वो एक्सपीरियंस की वजह से बेसिकली फोक का जो सारा जो दर्द है ना वो आप सहरा की मौसीकी के अंदर देख लें। वाह वाह वाह, क्या बात। आप में से इनमें से कोई गाता है या गुनगुनाता है? हाँ ये या जितनी देर में ये बने तो हम कुछ तो हमारा एक अच्छा एक वेटर भी है, और बल्कि हमारा पड़ोसी भी है माखन दर्स। माखन माखन जरा इधर आ जाइए। माखन ये बहुत अच्छा जो है वो गुर पे गाने वाला भी है। अच्छा। और बड़ा जबरदस्त। माखन कोई चीज सुनाइए, थर की कोई चीज आप सुनाइए। थर की कोई मारवी की काफी आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वन्या वेड़ मोटी आहूं वनी वल्लर वारा वो वन्या वेड़ मोटी आहूं वनी वल्लर वारा चलन चांगो छेलड़ा चलन चांगो छेलड़ा आहूं छोड़े चांगो चारा वन्या वेड़ मोटी। बहुत अच्छा। सुबह वेल सवेरा मुंहिंजा डोथी कन दुहायूं, सुबह वेल सवेरा मुंहिंजा डोथी कन दुहायूं, भरे खीर पाटियूं अदा भरे खीर पाटियूं, वञी पहाड़नि खे प्यारा वञा वेड़ मोटी। कोई तर्जुमा या? हाँ, इसका पस मंजर ये है कि मारवी यहाँ का जो है वो एक लोक दास्तान है। तो मारवी को यहाँ के जो उस वक्त का सुमरों का हाकम था उस दौर का, ये मतलब 1370 से 1390 ईस्वी तक उनकी यहाँ पे हुकूमत थी। तो उसने यहाँ से किडनैप किया था थर से, उमरकोट फोर्ट में जाके उसको कैद किया था। तो वो मारवी उमर के कैद के अंदर उमरकोट के जो किला है उसके अंदर कैद बैठ के वो कह रही है कि मैं वापस जाऊँ और अपनी जो बकरियाँ हैं उसको जाके चराऊँ, और अपने जो मेरे जो वहाँ पर रहने वाले जो मेरी बहनें हैं, मेरी जो दोस्त हैं, सहेलियां हैं, उनके साथ में जाके थर देखूं, और थर की जो है वो खेतों के अंदर जाके वो पूरा पसंद। ये कलाम किन का है? ये क्या जो कलाम ये काफ़ी है बेसिकली यहाँ के किसी लोकल की ये कॉफ़ी है। तो ऐसे ही जैसे थर ऑर्गेनिक है ऐसे ही थर के गांव रिच है मौसीकी से, सूफीज़म से। हसीन आपको मौलूदी यहाँ पर मिलेंगे, बहुत अच्छा सूफी गाने वाले आपको लोग यहाँ पर मिलेंगे। और ये आप ने वो उसका पानी पानी निचोड़ के ठीक है। तो ये जो है ये बॉयल हो चुकी है। आपने पहले वो सिंगरी देखी थी और अब ये देखें तो ये बॉयल हो चुकी है। अब आपने क्या करना है? अब घी लगाएंगे। अच्छा, घी लगाएंगे, ठीक है। जितनी सिंगरी है ये एक बाउल इसके अंदर बनेगा रायता, ठीक है। इसके अंदर 2 से 3 चाय के चम्मच। अच्छा, ठीक है। ये आय लगा दिया, ये प्याज कर दिया आपने, ठीक है। लगाएंगे अब केवी करन देगी दो लोकेशन के। जरा भाई आपको खुद ये कितनी अच्छी लगती है सिंगरी? ये हम तो मारू ये खाते ही यही है। हम कहते हैं ये सिंगरी जो है ना, ये हल्का सा प्याज ब्राउन हो जाए, ये चीज़ें हमने रखी नहीं है। थोड़ा सा पानी डालें ताकि वाह प्याज जो है वो ज़्यादा ब्राउन ना हो। ठीक है। और दारा भाई आपको कितना ऑर्डर आता है इसका?
ये सिंगरी का बहुत सारा ऑर्डर आता है। हाँ, लोकल जो लोग हैं वो ज़्यादा खाते हैं। नहीं, लोकल तो खाते हैं, लेकिन शहर से जो बंदे आते हैं ना, वो ऑर्गेनिक फूड जो है वो इनको पसंद करते हैं। इसके अंदर नमक जी जायके मुताबिक जितनी सिंगरी है ठीक है उतना ये नमक डाल दिया। ठीक है ठीक है, ये मिर्च डाल दी। ठीक है, ये ज़ीरा डाल दिया। ठीक है, ये भी धनिया इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, ये 4 मसाले हैं जो हाँ, ये चार जो है ये चीज़ें इनके अंदर डाल। थोड़ा सा इनको चलाएं। उसके बाद ये सिंगरी इसके अंदर डाल दें। ठीक है, ठीक है। अब ये आप बेसिकली बना रहे हैं सिंगरी रायता। सब्जी भी ऐसे बनेगी। इसको ठंडा होने दे, उसके बाद इसके अंदर वो डालेंगे दही। अच्छा, खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बिल्कुल। और ये बताएं कि इसका जो आप कह रहे हैं कि सालन भी, हाँ, उसका प्रोसेस क्या फ़र्क है सालन में? और कोई फ़र्क नहीं है, ये सालन बन गया है। ठीक है, ये सालन बन गया है। अगर इसको रायता बनाना है तो इसको ठंडा करके अंदर दही डालना है बस। ठीक है, वरना इससे खाना खाया जा सकता है। हाँ, इससे भी खाना, थोड़ी सी ग्रेवी अगर करना चाहे तो अंदर उसके अंदर पानी डाल दे हल्का सा, उसकी ग्रेवी बन जाएगी। ठीक है। रायता जो है वो किस तरह, मतलब ये रायते से मुराद आपकी है, एक तो हम चावल के ऊपर रायता डालते हैं ना, तो ये रायता क्या है? यानी आप चम्मच से खाते हैं? मीन्स कड़ी। अच्छा, कड़ी जो हम बनाते हैं, कड़ी जो बनती है वो ये दही की। ये बन गया रायता इनका। आप टेस्ट कर सकते हैं। वाह 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 वाह। अगर इसके अंदर हल्दी डलती तो ये इसका वो और कलर आ जाना था। ठीक है, हल्दी भी डालते हैं, लेकिन मैंने डाली नहीं है इसके अंदर। देख रहे हैं कि अभी टूरिज्म कुछ बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आपका काम जो है वो 4 सालों में बढ़ा है? हाँ, बिल्कुल बढ़ा है। अच्छा अच्छा, वाह, अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा। ये तो आप यानी ये अलग भी खाया जा सकता है, ये तो बड़ा टेस्टी है। ये अलग खाया जा सकता है, लेकिन बाजरे की रोटी के साथ ये अच्छा लगेगा। बिल्कुल, बाजरे। ये थर के लोग जो है ना वो खाते बाजरे की रोटी है, और सिंगरी का साग, एक और साग होता है मरीडो, जस्ट लाइक पालक। अच्छा, हाँ, वो भी सुखाया जाता है। वो सुखाने के बाद जो है वो उनको बॉयल करके वैसे ही बनता है। ये प्याज से बनता है, वो लहसुन से बनता है बस। तो बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू जयराम भाई। थैंक यू। मेरा ख्याल है कि नाज़रीन ये कैमरा बंद होगा तो मैं आराम से खा सकता हूँ ना, ये जब तक कैमरा है तो मैं, आपको पता है। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी लड़ाई की जो इस वक्त हमसाया मुल्क में जारी है, लेकिन उसके मिलते जुलते कुछ असरात या मामलात हमारे मुल्क के अंदर भी हैं। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो हमसाया मुल्क भारत में इस वक्त सोशल मीडिया पर मवाद को रेगुलेट करने और जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं मुख्तलिफ, उनकी कानूनी दरखास्तों पर उनको काबिल एहतसाब बनाने के लिए इस वक्त कोशिशें हतमी मराहल में पहुँच गई हैं। ट्विटर के अलावा बाकी तकरीबन जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं उन्होंने भारत में अपने दफातर खोल लिए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने ट्विटर को नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कवानीन को तस्लीम करने का आखिरी मौका उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं, और अगर इस कवानीन पर वो अमल नहीं करते तो उनका कहना ये है कि भारत में ट्विटर को चौकीदार साहब बंद कर देंगे। बिल्कुल, और आपको तो याद होगा कि पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट ने नवंबर 2020 को सोशल मीडिया पर इत्तेकामेज, तौहीन अमेज, गुस्ताखाना मवाद की बात करें और नाजेबा पोस्ट को रोकने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया था, जिसके तहत तमाम सोशल मीडिया कंपनीज को पाबंद बनाना था कि वो 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान में अपने मुस्तकिल दफातर बनाएं और डाटा सर्वर कायम करें, ताकि पाकिस्तान की जो मजहबी है, सकाफती, नस्ली और कौमी सलामती के खिलाफ जो भी जो मवाद शेयर होगा वो सार्फिन तक रसाई हासिल करने के लिए हवाले से फौरी कार्रवाई की जा सकेगी। लेकिन सोशल मीडिया कवायद के नफाज को तकरीबन 7 माह होने वाले हैं और अभी तक ना तो सोशल मीडिया कंपनीज पाकिस्तान में रजिस्टर हुई हैं और ना ही उन्होंने अपने दफातर खोले हैं। इसकी क्या वजह है और इसमें डिले क्यों है, इसके हवाले से आज हम बात इसी के हवाले से हमने बात करनी है। वफाकी वजीर बराए टेक्नोलॉजी अमीनुल हक साहब इस हवाले से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे मौजूद शख्सियत है इस मौजू पे हुकूमती मौक़िफ़ देने के लिए, उनसे ज़रा पूछते हैं कि हम इसमें कहाँ स्टैंड करें। अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अलग सुबह हमें ज्वाइन किया और सुबह खैर आपको, और पहली दफ़ा भी आप आए हैं एक्सप्रेसो में तो आपको वेलकम करते हैं। इस बड़ा अहम ये मौजू है जिस पे हम बात कर रहे हैं, इससे ओबियसली पाकिस्तान की पूरी जो मोबाइल इस्तेमाल करने वाले या IT से मुंसलिक लोग हैं वो वाबस्ता हैं। सबसे पहले तो हम ये
ये बताइए कि आपने जब कहा है मुख्तलिफ बड़े सर्वर्स को या IT कंपनीज को कि वो पाकिस्तान में ऑफिस खोलें, तो अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि एक कंपनी भी पाकिस्तान में नहीं आई? अच्छा देखो इमरान, बिल्कुल आपने जो इंट्रो दिया बिल्कुल सही दिया है। अच्छी बात ये थी कि हमने गालिबन अक्टूबर 2020 में सोशल मीडिया रूल्स कैबिनेट से अप्रूव कराया और उसके फौरी बाद हमने इसको नोटिफाई भी कर दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शन थी कि आप और कंसल्टेंसी करें और लोगों को स्टेक होल्डर से बात करें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी शामिल करें। यस, चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ IT और वफाकी हुकूमत भी हमेशा बातचीत और के उस पर अमल डायलॉग एंड डिस्कशन पर हम जिसे कहते हैं डायलॉग एंड डिस्कशन के साथ आगे बढ़ना चाहती है। तो बिल्कुल हमने क्या किया कि हमने तमाम स्टेक होल्डर को दोबारा ऑन बोर्ड लिया है और हमने तकरीबन जिसे कहते हैं 7 महीने हो चुके हैं और हमने अपना तमाम पेपर वर्क मुकम्मल कर लिया। पेपर वर्क मुकम्मल करने के बाद इंशाअल्लाह ताला हम इसे दोबारा कैबिनेट में लेकर आएंगे और इसे अप्रूव करेंगे। इसकी जो मेन खाल है जो आपने पूछा मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं कि सबसे पहले मैं एक पॉलिसी बयान दे देना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ IT ऐसी किसी भी पाबंदी के खिलाफ है जिससे तरक्की का अमल रुकता हो। तो हम तो ब्रॉडबैंड किस्म के लोग हैं और चाहते हैं कि तमाम के पॉइंट ऑफ व्यू में शामिल किया जाए। हम क्या चाहते हैं, हम 3 चीज़ों पे पाबंदी लगाना चाहते हैं कि जो सोशल मीडिया पे आम आदमी तक पहुँचते हैं। नंबर 1 हेट स्पीच, नंबर 2 रियासत मुखालिफ मवाद यानी कि मुख्तदर हल्कों के खिलाफ अगर कोई चीज़ है, और तीसरी वल्गैरिटी। इन 3 चीज़ों पे हमने सख्ती की है। बाकी मेरा ख्याल है तमाम लोग जो टर्म्स है ना मीनुल हक साहब, ये तीनों टर्म्स बतौर टर्म्स तो ठीक लगती हैं, लेकिन इन तीनों टर्म्स की जो इनको अगर मजीद हम एक्सप्लेन करें या एलेबोरेट करें तो ये बड़ी वसी हैं कि जी हेट स्पीच में फिर क्या क्या आएगा, अगर हुकूमत के खिलाफ क्या बात करेंगे तो आपको फौरन से वो पेनलाइज किया जाएगा। तो ये बड़ी वसी टर्म्स हैं, इसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए भी फिर कोई मैकेनिज्म होगा? अब जहां पहले हमारे कानूनी प्रोसेसेस इतने स्लो हैं, बड़े से बड़े केसेस हल नहीं हो पाते और बड़ा टाइम लग जाता है, तो फिर ऐसे केसेस अगर आते हैं तो उसके लिए तो फिर हमारे जो कानूनदान हैं, हमारे जो जजेस हैं, उनको भी ट्रेन करना होगा, उनको भी पढ़ाना होगा कि इसकी क्या लाइंस हम डिफाइन करें, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये। अच्छा इमरान, इसके अंदर ऑलरेडी पीका 2016 के एक रूल्स मौजूद है और हम जब स्टेक होल्डर से कंसल्ट कर रहे हैं तो हम ये भी चाह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ों को ये तीनों टर्म्स जो हैं इसको भी डिफाइन हो जाए और कोई भी चीज़ एक लिमिट से ना गुजरे। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने मुझसे पूछी कि पाकिस्तान में ये बड़ी कंपनियां क्यों नहीं आ रही है। देखिए, हम इस रूल्स एंड प्रोसीजर में हमने क्या डाला, हमने नंबर 1 ये डाला है कि वो तमाम कंपनियां जिनके व्यूवर 5 लाख से ज़्यादा हैं वो लाजिम है कि PTA के साथ अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराए और जब ये रूल लागू हो जाएगा यानी कि दोबारा जब हम इसे नोटिफाई करेंगे कैबिनेट से अप्रूवल के बाद, तो तमाम कंपनियों पर ये लाजिम होगा कि 3 महीने के अंदर अंदर वो अपने दफातर भी पाकिस्तान में कायम करें। ट्रस्ट मी कि बड़े हौसला अफजा जिसे कहते हैं कि रिस्पॉन्स है तमाम कंपनियों की तरफ से, आइदर इट्स अ टिकटॉक, आइदर इट्स अ PUBG, आइदर इट्स अ ट्विटर। तो मैं समझता हूं कि जब ये प्रोसेस मुकम्मल कर रहे होंगे अगले महीने इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमारे रूल कैबिनेट से मैं इसको अप्रूव कराने में कामयाब हो जाऊंगा, तो आप देखेंगे कि रफ्ता रफ्ता भी एक तमाम कंपनियां भी पाकिस्तान में आ जाएंगी। अच्छा, हम क्यों लाना चाहते हैं? 2 इंपॉर्टेंट चीजें। अभी आपके लिए में होगा कि आज से कुछ अर्से पहले टिकटॉक पर भी पाबंदी लगाई गई थी, PTA ने लगाया था, PUBG पे भी लगाया था। तो उसके बाद जब हमने इनके लोकल लोगों को ढूंढने की कोशिश की, पता चला नोबडी इन पाकिस्तान। उसके बाद हमने फैसला किया था कि ये लोग पाकिस्तान में रहें ताकि 2 चीजों, आप अगर जैसे कहते हैं टन्स ऑफ मनी, अरबों रुपए कमाते हैं तो कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी अपने पाकिस्तान में भी होनी चाहिए ताकि लोगों को नौकरियां मिल सके। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि वो जब यहाँ रहते हैं तो पाकिस्तान के कल्चर को भी समझे और उसके बाद उन कल्चर पे भी अपने अपने तमाम चैनल पर। इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये बहुत ही अच्छा, ये होना चाहिए। सही हो गया। अमीन हक साहब, साथ साथ अगर हम बात करें मीडिया कंपनीज के हवाले से, गवर्नमेंट ने चूंकि आपने भी पूरा एक्सप्लेन किया कि क्या पॉलिसी थी और किसके तहत आप लोग करें, किन किन कंपनियों से राब्ता किया गया, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या वो विलिंग हैं? क्योंकि ये आप लोगों की ऑब्वियसली आप लोगों ने इस हवाले से पेशरफ्त की होगी या कोई स्ट्रैटेजी बना के उनको रिप्रेजेंट की होगी, तो रिस्पॉन्स क्या आया अभी तक? सो फार सो गुड। मैं समझता हूं कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, PUBG हो गया, टिकटॉक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, बड़ा हौसला अफजा है और इनकी टीम आई है, PTA के साथ मुज़ाकरात भी हुए हैं
और मैं समझता हूं जब हम इसके इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आप देखेंगे कि ये तमाम लोग अपना साइट ऑफिस इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान और बिलखुसूस इस्लामाबाद में लाजमी तौर पर करेंगे। अच्छा, इसमें फिर क्या महज ये टेक्निकल बुनियादों पे ही होगा या इसमें कोई सिफारती, क्योंकि अब ये सिर्फ ऐप्स नहीं है, आपको मालूम है कि इन ऐप्स का छोटे मुल्कों के ओवरऑल बजट जितना इनकी कीमतें और इनके स्टेक्स हैं, तो महज ये नहीं हो सकता कि हमने कह दिया उन्होंने कर दिया। इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग इनकी स्टैंडिंग है। जैसे टिकटॉक को अमेरिकन प्रेसिडेंट के हवाले से आपको मालूम है उसको पाबंदी लगानी पड़ी और कहा गया कि जी हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। टिकटॉक या इस तरह की दीगर जो ऐप्स है, कुछ चाइनीज ऐप्स है, कुछ अमेरिकन हैं, मुख्तलिफ कंपनीज हैं, तो पाकिस्तान के ओबियसली सिफारती ताल्लुकात भी मुख्तलिफ है हर मुल्क के साथ, तो कहीं ना कहीं इसमें सिफारती एफर्ट्स भी इन्वॉल्व होंगी इन कंपनीज को लाने के लिए या महज टेक्निकल बुनियादों पर हो जाएगा ये? मैं समझता हूं कि देखिए ये वेरी मच रिलेटेड विद द बिजनेस, ठीक है ना। वो अरबों रुपए कमाती है, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, और अब तो आप मेरा ख्याल है कि जब कोविड-19 में जब हम आए तो हमें पता लगा कि पबजी नाम की भी एक साइट है जो करोड़ों रुपए कमा रही है। तो मैं समझता हूं कि उन तमाम लोगों का अपना माली मफादात पाकिस्तान से वाबस्ता है, क्योंकि एडवांटेज हमें क्या, हमें 2 एडवांटेज है यहाँ पर, बल्कि 3 मुख्तलिफ एडवांटेज। नंबर 1, आबादी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 22 करोड़ है, नौजवान 65-60% नौजवान मौजूद है, और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 18 करोड़ 20 लाख अवाम के हाथों में मोबाइल फोन पहुंच चुका है। तो क्या है, और ये कंपनियां क्या चाहेंगी कि अपने व्यूवर को लूज करना तो नहीं चाहेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने इन केस अगर कोई कंपनी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देती या किसी भी वजह से पाकिस्तान नहीं आती, बंद कर देंगे आप, चाहे वो ट्विटर या इंस्टाग्राम कोई भी कंपनी हो, बंद कर देंगे उसको पाकिस्तान में दोबारा से? डायलॉग डिस्कशन ये बिल्कुल हम इन्वॉल्व करेंगे, बातचीत करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे, और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला ये तमाम कंपनियां पाकिस्तान में लाजिम आएंगी। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से बता रहे थे कि जो सोशल मीडिया कंपनीज उनके राब्तों हैं, रिस्पॉन्स सो फार इट्स गुड, और वो कह रहे हैं कि इस हवाले से प्रॉपर मैकेनिज्म या स्ट्रैटेजी बनाई जाए। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। मुझे याद है ये गाना जब आया था तो पीएसएल रुक गया था और मैं अपने तौर पे डिस्कस कर रहा था कि इस गाने से क्या हुआ है कि गाना बहुत अच्छा था, बड़ा लाइवली भी था, और उस वक्त एंथम्स की पता है बड़ी बहस चल रही थी ना, अली जफर साहब और वो सारा जो एंथम्स का वो सारा चल रहा था। खैर जी, इस वक्त हमारे साथ ताहिर अब्बास साहब मौजूद हैं जिनका ये गाना है एक नए मार्केट के अंदर, तो मैं नहीं कहूँगा, आप काफ़ी हद तक पेनिट्रेशन है इनकी, अच्छा म्यूजिक कर रहे हैं, नया म्यूजिक कर रहे हैं, और सराइकी म्यूजिक को मुख्तलिफ फीमेल आर्टिस्ट के साथ इनके कई गाने, जैसा कि इनका मुल्तान गाना बहुत मशहूर है, मोटरवे कुर्बान कराए गाना बहुत मशहूर है, मेरी भतीजी भी बहुत शौक से गाती है ताहिर, वो गाना छोटी सी है 2 साल की। तो खैर इस तरह के गाने, ही इज अ वेरी गुड एंटरटेनर और बहुत स्ट्रगल और मेहनत के साथ अपना करियर आगे बढ़ा रहे हैं। ताहिर अब्बास इन द स्टूडियो। ताहिर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूं, शुक्र आप सुनाएं। ग्रेट टू सी यू, बहुत अच्छा लग रहा है। सो मच। आपको कैसा लग रहा है? सुबह सुबह उठाया आज? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं तो कह रहा था कि आप लोग बड़े लकी हैं कि सुबह सुबह डेली उठते हैं। अच्छा ताहिर, अपने करियर के हवाले से थोड़ा सा बताएं, जैसे अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि बड़ी आपने एक स्ट्रगल की, और आप चूंकि आपका शौक था, पैशन था, तो आपने इसको परसू करने के लिए भी बहुत मेहनत की, थोड़ा सी अपनी स्ट्रगल के हवाले से बताएं। स्ट्रगल ऐसे है कि बैचलर्स मैंने किया कराची यूनिवर्सिटी से, और स्टार्ट मैंने किया नापा से। अच्छा। तो नापा में मैं थिएटर में था, लेकिन वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि आपका जो वोकल टोन है वो डिफरेंट है, तो आप म्यूज़िक में स्विच करें। तो फिर मैंने म्यूज़िक में स्विच किया, और मैंने कराची आर्ट्स काउंसिल से म्यूज़िक में डिप्लोमा किया क्लासिकल म्यूज़िक में। अच्छा। और फिर जब मैं लाहौर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे काफ़ी सारी स्ट्रगल की इसको म्यूज़िक को लेके, और जो पहला सॉन्ग था मेरा वो डॉक्टर यूनुस हुसैन भट्ट साहब ने लिखा था, वो काफ़ी वायरल हुआ था, वो पॉलिटिक्स पे था वो भी। अच्छा, हाँ। और 2016 में मैंने ढोला के नाम से एक सॉन्ग किया, जो कि साहिर अली बग्गा ने उनका म्यूजिक किया था। अच्छा। तो आप इसका मतलब है 2016 से म्यूजिक कर रहे हो? जी जी, ऐसे ही 5 years। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि हमारा हमने एक बिज म्यूजिक सीजन 1 के नाम से मैंने एक पूरा सीजन प्रोड्यूस किया, जिसका पहला सॉन्ग था वो हमने कवर किया था एमिर हुसैन अकर। अच्छा। तो वो काफी वायरल, उसके बहुत व्यूज आए। जी जी, वो इवन कोई 100 मिलियन प्लस वो है, और अभी भी स्टिल ट्रेंडिंग में। जी, और वो कुछ 300 डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे अपलोडेड है, और इंडिया में वायरल हुआ, वो पाकिस्तान में टिकटॉक पे ट्रेंडिंग में रहा, फिर इंडिया में टिकटॉक पे ट्रेंडिंग में रहा। उसके बाद फिर मैंने एक पूरा एल्बम प्रोड्यूस किया। कोरोना के दिन थे, और मुझे लगा कि यार अभी लोग जो हैं घर पे हैं, तो ये टाइम है। मुख्तलिफ फीमेल में मेरी वैसे भी जब आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई थी, ये एक बड़ा अच्छा, एक तो आपने सराइकी म्यूजिक ऑप्ट किया, पब्लिक पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है उसकी, व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है। दूसरा, फीमेल वोकलिस्ट के साथ लोग शायद ड्यूएट को ज्यादा पसंद करते हैं, थोड़ा एक अच्छा सॉफ्टवेयर एज आ जाता है। तो ये क्या आइडिया था, किसने दिया ये आइडिया कि मुख्तलिफ फीमेल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन किया जाए? इसमें एक ह्यूमन साइकी भी है ना,
कि जब कोई मेल सिंग करता है तो वो वन साइडेड फीलिंग्स आ रही होती हैं, लेकिन जब डू इट होता है तो एक पूरा पैकेज होता है। इन्होंने कहा कि जो 51% फीमेल वैसे वैसे इसको 49% ज्यादा देखते हैं जो मेल्स हैं, लेकिन ऐसा ही है। तो उसमें वो कंप्लीट पैकेज होता है, दोनों के जज्बात का इजहार हो रहा होता है, मेल का भी और फीमेल का भी। और फिर थोड़ा सा ये था कि फोक जो है उससे ऑडियंस जो है वो थोड़ी दूर हो रही थी, तो मुझे लगा कि उसको थोड़ा सा मॉडर्न शक्ल में ऐसे प्रेजेंट किया जाए कि लोगों को लगे कि यार फोक इज समथिंग, मतलब ये यो है, ये भी और सराइकी तो खैर इट्स वेरी रिच, और इसकी जो ऑडियंस है वो भी बहुत वास्ट है। ताहिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सुबह सुबह, लेकिन कुछ सुना दें हमें। जी बिल्कुल सुनाते हैं, मुल्तान का इन्होंने जी प्लीज। अच्छा, 1 मिनट ये हम माइक पास ऑन कर देते हैं। ये माइक दीजिए, दे दीजिए। लाइव में सब कुछ चलता है। हाँ जी, माइक आ गया, चले जी। मरी न सवात न कागान मिलसो, जिंदे रहते ढोला मुल्तान मिलसो, जिंदे रहते ढोला मुल्तान मिलसो, तेरे बिना पल भी ना वखराना है, प्यार तेरा सोने वे मेरा गहना है, बन के हमेशा जिंद जान मिलसो, जिंदे रहते ढोला मुल्तान मिलसो, जिंदे रहते ढोला मुल्तान मिलसो। अब मोटरवे की भी 2 लाइन सुना दीजिए, और ये दुआ के लिए है माय नीस जी। ओके। मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटर कुर्बान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटर वे कुर्बान करा, बावे ना होवे जगते मेरी जिंदगी और ज्यादा वे, तेरे होके रहना है, तेरे नाल मेरा ए वादा है, तेरे नाल मेरा ए वादा है, रब ना बख्शे मैनू जे तेनू मैं परेशान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटर वे कुर्बान करा। बड़े मजे के आपके लाइट से सॉन्ग है, अक्सर जब मैं रेडियो पे भी प्ले करता हूँ, और लाइट से हैं, मतलब आजकल ऐसा म्यूजिक चाहिए हमें, लोग इतने परेशान हैं। तो गाने बनाने के पीछे इरादा क्या होता है? कमर्शियल ही म्यूजिक होता है कि अच्छा कमर्शियल हिट हो जाए, या ये भी इरादा होता है कि नहीं लोग महसूस हों, लोग जरा मजा ले लें थोड़ा लाइट म्यूजिक हो? हाँ, मेरी थोड़ी सी इसमें फिलॉसफी ये है कि आपके जो भी आप काम करें उसमें कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर हो, किसी भी तरह का। वो ऐसे नहीं हो कि अगर आपने कमर्शियल काम भी करना है तो उसके अंदर कोई ना कोई पॉइंट हो, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो। इवन अब जो मैं एल्बम करने जा रहा हूँ वो सोशो पॉलिटिकल एल्बम है। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। और उसके जो लिरिक्स हैं वो इससे भी ज़्यादा कैची हैं। ओके। हाँ, तो मेरा ये फोकस होता है कि यार आप जो है, क्योंकि आप तो कुछ ऐसा हमें सुना सकते हैं जो अभी तक आपने रिलीज नहीं किया? कुछ ऐसा हो सकता है या नहीं अभी राज? हाँ, अभी राज है, लेकिन उस एल्बम का नाम ही ऐसा है कि वो जब आएगा तो वो काफी सारे लोगों को अट्रैक्ट करेगा। और बड़े ग्रॉस रूट से आप चूंकि ऊपर आए हैं, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो मेहनत करें, लाहौर में, सभी शहरों में हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आप भी अभी स्ट्रगलिंग ओब्वियसली फेज में है, अभी उस मकाम तक तो आपको जाना है इंशाल्लाह, लेकिन जो मुश्किलात आपको आई उसको लेकर अपने तजर्बे की बुनियाद पे जो लोग देख रहे हैं, जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, उनको कुछ बताइए और कहिए कुछ उनको। मुश्किलात ऐसे है कि देखें, ये वाकई पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा प्रोसेस तो है नहीं कि जैसे आपने MBBS किया और आप डॉक्टर बन गए, और आपने इंजीनियरिंग की और आप इंजीनियर बन गए। तो ये जो शोबिज़ की फील्ड है, इसमें आपको मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है, और आपको हर तरह से 360 एंगल पे आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप अपनी वोकल पे मेहनत कर रहे हैं तो आप मार्केटिंग पे भी खुद ही करनी है। हाँ, वो भी खुद ही करनी है। फिर मतलब जो भी चीज़ें होती हैं ग्रूमिंग से लेकर, तो आपका कंपटीशन एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ों में चल रहा होता है। तो किसी एक भी चीज़ में अगर आप कम हैं तो आप
उस तरह से पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है जो पाकिस्तान की मार्केट है वो ज़्यादा टफ है। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है लोगों हाँ, कंप्लीट पैकेज चाहिए उनको, पूरा शाहरुख खान चाहिए जिसके अंदर वो सारी एबिलिटीज हो, वो एजुकेटेड, देखने में भी अच्छा हो, आवाज भी अच्छी हो, सारा कुछ हो, तो ऐसा है। तो इसलिए वो जो है ना काफी सारी उसमें स्ट्रगल है। आपने ये क्रिकेट के हवाले से भी बनाया था गाना, हम चाहेंगे इस पे भी आप बताएं कि आपने कहा कि आपने फीमेल क्रिकेटर्स को भी इसमें फोकस रखा और मुख्तलिफ ज़बानों को भी PSL के हवाले जी। इसमें ऐसा ही है कि पहले जितने भी सॉन्ग्स बनते हैं उसमें मुझे लग रहा था, जो पर्सनली फील हुआ कि जो हमारे सूबे हैं उनको निगलेक्ट किया जाता है, जो हमारी अपनी ज़ुबान है, जो हमारा अपना कल्चर है। हाँ, तो उसमें फिर मैंने इसमें सिंधी में भी गाया, पश्तो में गाया, बलोची में गाया, पंजाबी में गाया, सारी ज़ुबानों में, ताकि एक आम बंदा जो कॉमन मैन है उसको फील हो कि हाँ ये PSL मेरे लिए बनाया गया है, ये मेरी एंटरटेनमेंट के लिए है। तो वो ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे लोग पिसे हुए हैं ऑलरेडी, वो कॉम्प्लेक्स में हैं बहुत सारे, तो कोई ऐसी चीज़ आए और फिर इसमें हमने दिखाया स्वीपर खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, हर तबका फिक्र के लोग इसमें एंगेज हैं और ऑब्वियसली क्रिकेट और फिर वुमेन इन आवर ब्लड, सो ऑब्वियसली और वुमेन्स क्रिकेट टीम को कभी उस तरह से हाईलाइट नहीं किया गया, तो मैंने उसको भी किया कि एक वुमेन एम्पावरमेंट वाली जो चीज़ है वो भी आए। नहीं, बहुत अच्छा आपका ये आइडिया भी था, बहुत अच्छा आपका म्यूजिक है अभी तक जितना हम सुन रहे हैं, और ऑब्वियसली इंसान विद द टाइम ग्रो करता है, हमें यकीन। अभी आप जिंदगी का आपका गाना आया था, मैंने आपको पर्सनली भी किया था, इट वाज अ वेरी नाइस सॉन्ग, इट्स अ कवर सॉन्ग बट बहुत अच्छा गाना था। तो विश यू ऑल द बेस्ट ताहिर ऑफ ऑल द स्ट्रगल्स, इंशाल्लाह आप बहुत आगे बढ़ें और अच्छा अच्छा म्यूजिक करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और इनके इस गाने से एक मैं छोटा सा मैसेज भी कनेक्ट करूंगा, जो मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर मुख्तलिफ आर्टिस्ट गाते हैं, आपको पता है उस पर हेट कॉमेंट क्या आता है कि अगर मैंने पश्तो की कोई लाइन बोली, अब मैं पठान नहीं हूं बट आई हैव ट्राइड, तो नीचे लोग आके कहेंगे भाई तुम नहीं बोलो, तुम गलत बोल रहे हो। ऐसा नहीं किया करें, सारी ज़बानें हमारी अपनी है, सराइकी है, पश्तो है, बलोची है। अगर कोई बोलने की कोशिश करता है तो वो प्यार से करता है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ऑब्वियसली जो पठान है वो पंजाबी अच्छे से नहीं बोल सकते, जो पंजाबी हैं वो पश्तो अच्छे से नहीं बोल सकते, लेकिन सब ज़बानें हमारी हैं, तो सब इसको ऑन करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। ये कहने वाले, इसके बानी, इसके मोजिद और हमारे दिलों पे हुक्मरानी करने वाले तारिक अजीज साहब को बिछड़े आज 1 साल हो गया। जिक्र तारिक अजीज साहब का 1938 को भारत के पंजाब में पैदा हुए, जलंधर में उनकी पैदाइश हुई और तारिक अजीज का ख़ानदान आज़ादी के बाद पाकिस्तान हिजरत कर आया। साहिवाल में सुकूनत इख्तियार की। पहली बार उनकी आवाज़ रेडियो पाकिस्तान लाहौर से हवा के दोष पर लहराई और फिर जल्द ही ये पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले अनाउंसर बन गए। ठीक है, पाकिस्तान ने जो चंद एक ब्रांड्स पैदा किए, जैसे मोइन अख्तर साहब एक ब्रांड थे, इसी तरह तारिक अजीज साहब भी एक ब्रांड थे, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। आज हमने उनको याद किया और ट्रिब्यूट पेश किया। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और कराची के मौसम की हम बात करने वाले हैं। और कराची के मौसम के हवाले से हमारे पास कुछ अपडेट्स ये हैं कि महकमा मौसमियात ने आज कराची में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया और महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में आज तेज़ बारिश मुतवक्के है और इसके साथ साथ इस दौरान तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सक्खर, लाड़काना, खैरपुर, गोटकी, शहीद बेनज़ीराबाद और जैकाबाद और इसके साथ रोड़ी में भी बारिश हो सकती है। Exactly. जैकाबाद तो बहुत गर्म इलाका है। इसके अलावा हैदराबाद की बात की जाए, उमरकोट की बात की जाए, थरपारकर की बात की जाए और सांगड़ में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। जब थर में बारिश होती है ना, वो मंजर तो काबिल दीद होता है, क्योंकि बहुत कम होती है और जब होती है तो क्या खूबसूरत लगती है। खैर, इस वक्त ये मनाजिर आपको हम दिखा रही, कराची के मनाजिर हैं। जी बिल्कुल, कराची है। कराची, अच्छा माशाल्लाह, बड़ा नीट लग रहा है। ये आपको भी वो उधर नहीं लेके गए ना, गुजरनाले वाली साइड में, आपको प्यारा प्यारा कराची दिखा रहे हैं। गुजरनाले की बात कर रहे थे। खैर, इट लुक्स ब्यूटीफुल माशाल्लाह। और कराची वालों के लिए चले जी, अच्छी खबर है, बेचारे गर्मी के अंदर अक्सर रहते हैं। कराची वालों को कोई ना कोई मसला चलता ही रहता है। कराची के लिए अच्छी खबर है तो मेरा दिल बड़ा खुश होता है। हाँ, वैसे आई बिलीव अच्छी अच्छी खबरें वहाँ पर होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जी अभी जो हम सूरत हाल पे मौसम की बात कर रहे हैं, इसमें जो तेज हवाएं बारिश होगी, मेरे ख्याल से कराची वालों के लिए बड़ी खुशी की नवीद। अल्लाह करे खैर की हो, मतलब बारिश ज्यादा बारिश हो तो ज्यादा पानी ना आए। मैं तो अब ये कहता हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है। सरफराज साहब हैं हमारे साथ लाइन पे? अच्छा, चले हम कोशिश करें हमारा महकमा मौसमियात से जरा राब्ता हो। सरफराज साहब से हमारा राब्ता हो गया है तो हम जरा उनसे बात करते हैं। सरफराज साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो मौसम की हमने तफसीलात बताई हैं, इस हवाले से हमें बताइए क्या तब्दीली आने जा रही है कराची और सिंध के मौसम को लेकर, क्या सूरत हाल रहेगी?
सॉरी, मैं आपकी तफसील तो नहीं सुन सका, लेकिन सिंध में बारिश शुरू हो चुकी है गुज़श्ता रात से। जैकोबाद में अच्छी बारिश हुई है, इसी तरह सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह में इस वक्त बारिश चल रही है, और पूरे अपर सिंध में और सेंट्रल सिंध में बारिश हुई है। तेज़ आंधी के साथ बारिश हुई है, 40 नॉटिकल माइल से ऊपर की हवाएं चली हैं, और ये सिलसिला रहेगा सिंध में। सिंध के बेशतर अजला में 20 तारीख तक रहेगा ये सिलसिला। और कराची में इम्कान आज तो कम ही है, कराची के अतराफ में अलबत्ता कुछ शाम में कुछ बिल्डअप होगा, थंडर सेल्स बनेंगे कराची के शुमाल मशरिक और शुमाल मगरिब की तरफ, और उनके इन्फ्लुएंस में फिर इम्कान है कि कुछ आंधी चले और कहीं कहीं किसी जगह पे लाइट रेन हो जाए। अलबत्ता कल आज के मुकाबले में आने वाले कल यानी फ्राइडे को कुछ ज़्यादा चांसेस होंगे। जनरली तो लाइट रेन ही है कराची में, और कहीं कहीं मॉडरेट भी हो सकती है। वैसे तो आप बता रहे हैं कि लाइट मॉडरेट ही है, इससे तो अर्बन फ्लडिंग का खतरा नहीं होता, लेकिन क्या कहीं पे कोई इम्कान मौजूद है अर्बन फ्लडिंग का, शहरों के अंदर पानी थोड़ा ज़्यादा आ जाए, खासतौर पर नशेबी इलाकों में और नालों में खासतौर पर? कराची में तो कोई ऐसा खदशा नहीं है इस स्पेल से। ये तो कराची के लिए 2 दिन का स्पेल है और मुख्तसर दौरानिए का है और हल्का स्पेल है। अलबत्ता बाकी शहरों का जो मैंने जैसे आपसे कहा कि बदीन, ठट्ठा, हैदराबाद, मीरपुर खास और उमरकोट, इन इलाकों में ज़्यादा तेज़ बारिश होगी, तो वहाँ के जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पे पानी खड़ा होने का खदशा है। ठीक है, ये जो तेज़ हवाओं और तूफान का जिक्र हम करें, हमारे विजुअल में भी है, ये हमें कुछ नज़र आ रहा है, तो ऐसा है कि तेज़ हवाएं या गर्द आलूद हवाएं, कुछ दिन पहले हमने देखा था एक बड़ा डस्ट स्टॉर्म आया था कराची के अंदर, बड़ी डेंस किस्म की ये डस्ट उड़ रही थी, तो ऐसा भी कोई चांस मौजूद है? देखिए, जो पहला स्पेल होता है ना गर्मियों के दिनों का, तो उसमें अमूमन पहले स्पेल से पहले डस्ट स्टॉर्म ही आता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि गुज़श्ता रात डस्ट स्टॉर्म आया, सक्खर, लाड़काना, जैकोबाद, उन सब शहरों में, नवाबशाह और दादू, इन सब एरियाज़ में तेज़ हवाएं चली हैं। कहीं से 40 नॉटिकल माइल की हवाएं रिपोर्ट हुई हैं, जो कि तकरीबन 75-80 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार बन जाती है। तो डस्ट स्टॉर्म जब आता है तो उसमें इतनी इस तरह की, कराची में इतना सीवियर नहीं होगा, लेकिन बाकी जगहों में ऐसा है सिंध में कि वहाँ पर वेदर ज़्यादा है और वहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, और कराची में जो अभी बारिशों की सिचुएशन है और जो स्पेल आने वाला है उसके हवाले से मैं बता भी रहे थे करा कि ये अच्छी खबर है, और उन्होंने कहा कि इतनी इससे कोई खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन कराची वालों दिल संभालो बारिश को एंजॉय करने के लिए बड़ा मुख्तसर सा ये वक्त आता है। आज आपको सारी स्नैप स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज कराची की नजर। वैसे अब ये भी है कि 2 जगहों पे बारिश बहुत कमाल लगती है, एक समंदर के ऊपर जब बारिश हो रही होती है साहिल समंदर पे, और दूसरा जब थर के सहरा में बारिश होती है। इनका एक अलग रोमांस है, एक अलग सिलसिला है, लेकिन साथ साथ हमारी दुआ ये भी और तनबीह भी है, मुख्तलिफ इदारे जो हमें देख रहे हैं कि कुछ ऐसे इंतजाम कर लिए जाएं, नशीबी इलाकों। ये रहमत की बारिश ही बताऊं, ये आपको हर पता ही, आप खुद भी वहां पे रही हैं, ये सिर्फ नशेबी इलाकों में नहीं होता, ये डिफेंस में भी उतना ही पानी आता है। आप सोचें बारिश होगी और आप 4 दिन के लिए अपने घर के अंदर महदूद होके रह गए, क्योंकि बाहर पानी है, लाइट आ नहीं रही, और जो घर में पानी है वो नहीं आ रहा, घर में पानी नहीं आ रहा। तो आप सोचें कि कितनी सिचुएशन वर्स्ट होती है, लेकिन स्टिल वी होप फॉर द बेस्ट कि बारिश रहमत की बारिश रहे कराची वालों के लिए, और इसको इदारे और इंतजामिया जहमत ना बनाए। और इसी नोट पे जी हम अपने देखने वाले और एक और बात करूं आपकी वजह से, ये फिर मुझे डांटती है कि आपने क्यों बात की है, खैर वो बात कोविड के हवाले से और वैक्सीनेशन के हवाले से है। फैसल साहब की, डॉक्टर फैसल की स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को सिंगल डोज वैक्सीन की लगी है और 3 हफ्ते का टाइम 2 का दिया गया है, वो अगर 5-6 हफ्ते तक भी बढ़ जाए तो कोई मसला नहीं है। हाँ, ये उन्होंने कहा है। और दूसरा ये कि अगर बहुत सी जगहों में वैक्सीनेशन इस वक्त वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो गवर्नमेंट उसका इंतजाम करिए, और गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमारे पास 20 लाख वैक्सीन हैं, कुछ सेंटर्स पे रश होने की वजह से ये हो रहा है। आप इससे मायूस होकर वैक्सीन से पीछे न हट जाइएगा। वैक्सीन घबराना नहीं है, वैक्सीन लगवा लेंगे, सिर्फ घबराना है, वैक्सीन लगवानी है। अपने देखने वालों से इजाजत लेंगे। अल्लाह हाफिज़। आप चल रहे हैं, अच्छा चले, आपसे मुलाकात होगी कल, बल्कि और शाम को भी, जोश जगा दें। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।